आज हम लोग 134 नंबर सेट का डिस्कशन करने वाले हैं। आप सभी लोग लाइव आ जाइए फटाफट करके, और सभी लोग कमेंट में करेंगे मेरी आवाज जा रही है, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लासेस को। तो आज जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है बैंकिंग ऑन रोड से। मेरे भाई, बैंकिंग ऑन रोड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हाई स्पीड कार के लिए हमारा सबसे पहले तो बनाया जाता है। सबसे पहला चीज है कि जो हाई स्पीड कार हमारा होता है, जो रेसिंग कार हमारा होता है, जो हाई स्पीड कार होता है उसके लिए बैंकिंग ऑन रोड्स बनाते हैं। हाई स्पीड कार के लिए, हाई स्पीड कार की अगर बात करते हैं, जो रेसिंग कार हमारा होता है, हाई स्पीड कार कहने का मतलब आप क्या समझेंगे, तो आप इसको रेसिंग कार समझिए। जो बहुत ज्यादा स्पीड से हमारा कार चलता है हम उसकी बात करते हैं। और इन कार के लिए क्या करते हैं, तो जो रोड होता है उस रोड को बैंकिंग कर देते हैं। जो रोड हमारा होता है उस रोड को क्या कर देते हैं, तो उसको हम लोग बैंकिंग कर देते हैं। यानी कहने का मतलब है किसी एंगल पर इंक्लाइन कर देते हैं। जैसे कि मतलब समझिए, ये मान ले बैंकिंग ऑन रोड्स कहने का मतलब होगा, रोड आप देखिएगा ऐसा रोड यहां पर होता है, जब आप देखिएगा कि जहां पर टर्न लेना होता है वहां पर ऐसे बैंकिंग कर देता है। बैंकिंग का मतलब होता है कि ऐसे सपाट नहीं रहेगा, ऐसे में तो स्किड कर दे जाएगा। लेकिन अगर उसी रोड को ऐसे इंक्लाइंड करके ऐसे करके बना देते हैं, यानी कुछ ऐसा समझिए, और इस डायग्राम से समझिए, हो सकता है कि ये चीज आपको क्लियर हो जाए। बैंकिंग ऑन रोड कहने का मतलब हमारा कुछ इस तरीके से हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये ऐसा, ये वाला पोर्शन धसा हुआ रहता है और ये पोर्शन हमारा उठा हुआ रहता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। इस तरीके से ये हमारा पोर्शन होता है, ये थोड़ा धसा हुआ रहेगा और ये थोड़ा हमारा कैसा होता है, कहेंगे यहां पर उठा हुआ रहता है। या नहीं तो आप इसको ऐसे समझिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। जब गाड़ी टर्न लेती है, रोड ये हमारा होता है, ये रोड हमारा होता है। इस रोड पर जब गाड़ी टर्न लेती है तो मेरे भाई इस रोड को थोड़ा टिल्ट कर देता है, ऐसे करके टिल्ट कर देते हैं, इस बात को ध्यान रखना। टिल्ट करके बनाया जाता है, इसको इस तरह से टिल्ट करके बनाया जाता है, इस तरह से टिल्ट करके बनाया जाता है ताकि आप गाड़ी जो है स्किड उससे ना करे, ऐसा करके बनाया जाता है। तो बैंकिंग ऑन रोड कहने का मतलब आप सीधा समझ लीजिए, गाड़ी को थोड़ा तिरछा करके इस तरह से आप कहीं पर देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ये डायग्राम से आपको दिखेगा। प्रॉपर ये डायग्राम नहीं बन पा रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा आपको इसकी विजिबिलिटी और क्लियर कर दें। ऐसे करके इधर थोड़ा उठा हुआ हमारा रहता है, इधर का पोर्शन उठा हुआ रहता है। इसी का अगर दूसरा डायग्राम अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं तो इसी का दूसरा डायग्राम हमारा कैसा होगा, तो कहेंगे कुछ इस तरीके से हमारा होता है। इसी का दूसरा डायग्राम अगर बनाने की कोशिश करते हैं तो कुछ इस तरीके का हमारा होगा, कुछ इस तरीके का हमारा होता है। यानी कि जो रोड हमारा होना चाहिए था मेरे भाई, जो रोड हमारा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए था, रोड को ऐसा कर दिया गया। ये सरफेस मानिए, आप इसको रोड समझिए, ये ऐसे करके है ना, आप मेरे भाई इसको रोड मानिए, ऐसा कर दिया जाता है। देखिएगा जहां पर टर्न लेता है गाड़ी वहां पर ऐसा रोड नहीं होता है, वहां पर रोड ऐसा होता है, ये प्लेन सरफेस होता है, तब गाड़ी ऐसे करके निकलती है, ऐसा रोड होता है। बात को मेरे में ध्यान रखना। इसी को कहते हैं किसी थीटा एंगल पर उसको क्या कर दिया, इंक्लाइंड कर दिया गया, यानी कि बैंकिंग कर दिया गया है। अब कोई गाड़ी मान लेते हैं मेरे भाई कि यहां पर हमारा कोई गाड़ी है, ये हमारा कोई गाड़ी है। अगर आप थोड़ा बहुत भी फिजिक्स अगर जानते होंगे और थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट पता होगा तो आपको पता होगा कि गाड़ी अगर हमारा यहां है तो इस सरफेस पर एक नॉर्मल फोर्स हमारा काम करेगा, और इस सरफेस पर जो नॉर्मल फोर्स हमारा काम करेगा वो कितना काम करेगा, इस सरफेस पर सर नॉर्मल फोर्स जो हमारा काम करेगा इसको हम लोग एन कह देंगे। और इधर हमारा क्या होगा, इधर हमारा चूंकि इधर इसका भार कितना होगा, तो यहां पर इसका जो भार होगा वो नीचे हमारा mg काम करेगा। सबसे नीचे में अगर भार देखेंगे तो सबसे नीचे में यहां पर हमारा नीचे काम करेगा और ये हमारा mg भार होगा। और इधर जो कंपोनेंट होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां पर mg का एक कंपोनेंट हमारा mg cos थीटा होगा और इधर हमारा mg sin थीटा होता है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो नॉर्मल हमारा होता है, इस नॉर्मल की बात करते हैं, इसके साथ अगर थीटा बनाएगा तो इस नॉर्मल में इधर देखेंगे तो ये n cos थीटा हमारा हो जाता है, और इधर अगर देखेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा क्या होगा कि यहां पर हमारा n sin थीटा हो जाता है, ये n sin थीटा। और जब मेरे भाई जब गाड़ी इस पर चल रही होती है, जब गाड़ी इस पर हमारा चल रही होती है तो आपको पता होगा कि गाड़ी हाई स्पीड से जब हमारा निकलता है तो गाड़ी स्किड करना चाहेगा इधर, यानी गाड़ी पर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसको हम लोग कहते हैं ये हमारा mv² के बराबर लगेगा। तो मेरे भाई गाड़ी के अंदर की तरफ एक भी फोर्स लगेगा, अगर गाड़ी को स्किड नहीं होने देना चाहेगा तो वो हमारा फ्रिक्शन फोर्स भी हमारा काम करता है, इस बात को ध्यान रखना। नहीं तो गाड़ी तो स्लिप कर जाएगा हमारा, तो उसके स्लिप को रोकने के लिए इधर एक फ्रिक्शन फोर्स हमारा काम करता है। तो एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, ये फ्रिक्शन फोर्स कहीं ना कहीं हमारा क्या कर रहा है, अंदर की तरफ खींच रहा है, जो किसके काम को आसान कर रहा है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ हमारा लग रहा है
उसके काम को ये कहीं ना कहीं आसान कर रहा है। दूसरी बात आप ये कह सकते हैं कि अगर हमारा इधर की और ही इधर की और ही जिधर हमारा फ्रिक्शन लग रहा है, जिधर हमारा फ्रिक्शन लग रहा है उधर ही n sin थीटा भी लग रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो फ्रिक्शन को कम कर रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं मेरे भाई। तो आपको ये दो बात समझना पड़ेगा कि अगर मान लेते हैं कि यहां पर इधर हमारा कौन सा बल लग रहा है, तो हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लग रहा है, और वह कितना लग रहा है, तो कहेंगे mv²r लग रहा है। और एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमारा अंदर की तरफ लगेगा। और दूसरी बात यह है मेरे भाई कि n sin थीटा भी इधर ही लग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे भाई फ्रिक्शन को कम कर देगा। इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बैंकिंग ऑन रोड जब कभी भी हम लोग बनाते हैं, रोड को थोड़ा सा बैंक कर देते हैं, थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अभिकेंद्रीय बल का मान जो हमें ज्यादा मिले, ताकि गाड़ी आसानी से हमारा इस तरह से टर्न ले पाए। और टायर और सड़क के बीच में वो घर्षण को क्या करता है, कम भी कर देगा, क्योंकि एन नॉर्मल का एक कंपोनेंट हमारा इधर जाएगा और ये फ्रिक्शन को कम कर देगा, क्योंकि उधर हमारा फ्रिक्शन को वो सपोर्ट करेगा, यानी कि घर्षण को कम कर देगा। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये हाई स्पीड कार के लिए इस्तेमाल होता है, रेसिंग कार के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए हम कहेंगे जो ये अगर बैंकिंग ऑन रोड हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो हाई स्पीड का कार हमारा होता है, यानी वाहन की गति को बढ़ाने के लिए। यानी कहने का मतलब यह है कि ज्यादा स्पीड से भी कार अगर निकलेगा ना, तो बैंकिंग ऑन रोड में कोई खतरा नहीं होगा। इसीलिए मेरे भाई इसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां स्टेटमेंट थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझना है कि बैंकिंग ऑन रोड अगर हम करते हैं तो उस स्पीड में वैसी स्थिति में हाई स्पीड में भी अगर कोई कार हमारा टर्न लेता है या चलता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो स्किड नहीं करेगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं। लेकिन मेरे भाई इस क्वेश्चन के जो आंसर दे रखे हैं, वो आंसर आपको क्या दे रखे हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक दे रखा है। डी आपका आंसर करेक्ट कर रहा है, ऑप्शन डी आपका राइट कर रहा है। और याद रखना मेरे भाई, जो मैक्सिमम स्पीड हमारा होता है वो कितना होता है, मैक्सिमम स्पीड हमारा कितना होता है, ये हमारा मैक्सिमम स्पीड की बात करते हैं वो हमारा आरजी टेन थीटा होता है। इससे ज्यादा मैक्सिमम स्पीड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये स्पीड हमारा मैक्सिमम होता है, टर्न लेते समय इतना ही स्पीड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। म्यू आर जी टेन थीटा शायद होता है इसमें, फॉर्मूला में म्यू आर जी टेन थीटा होता है, एक बार देख लीजिएगा, फॉर्मूला शायद हमारा ऐसा ही कुछ होता है। छोड़ो इतना, ये सब हटाओ, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंकिंग ऑन रोड कहने का मतलब है क्या है, तो बैंकिंग ऑन रोड का इस्तेमाल क्यों करते हैं। सबसे पहला चीज आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमारा होगा, जो अंदर की तरफ हमारा बल लगता है, वो हमारा ज्यादा बढ़ जाता है और हम कहेंगे आसानी से गति कर लेगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि अंदर की तरफ एक ऐसा जब बैंक होता है हमारा, ऐसी जगह रिबैंक करता है, तो एक अंदर हमारे नॉर्मल का एक कंपोनेंट हमारा जिधर फ्रिक्शन काम कर रहा है, उधर ही हमारा वो काम करना है, जिसका मतलब फ्रिक्शन को वो कम कर देता है। वो फ्रिक्शन को क्या करता है मेरे भाई, तो ये कम कर देता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, वो फ्रिक्शन को क्या करेगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा कम कर देता है, फ्रिक्शन के काम को आसान कर देता है, तो वहां पर फ्रिक्शन हमारा थोड़ा कम हो जाता है। और यहां पर क्या होगा, तो कहेंगे वाहन की गति हाई स्पीड में भी वो चलेगा, इसलिए हम कहेंगे वाहन की गति। ऐसे ये स्टेटमेंट हमारा निहायत गलत है लिखा हुआ, लेकिन इन द सेंस ऑफ फीलिंग आप इस बात को समझिए कि हाई स्पीड कार के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं बैंकिंग रोड को। ठीक है, हमने पहले ही बोल दिया हाई स्पीड कार के लिए बैंकिंग ऑन रोड का इस्तेमाल करते हैं। जो रोड होता है उसको बैंकिंग कर देते हैं, किसी कोण पर हम लोग इंक्लाइन कर देते हैं। इतना ही ध्यान रखें, जैसे 12th का चीज है, लेकिन आप लोग को पढ़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा। फिर भी उतना बात तो कम से कम ध्यान रख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके काम का है, इसको ध्यान में रखना। हम लोग धारा रेखीय प्रवाह की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर धारा रेखीय प्रवाह की बात करते हैं। मेरे पास धारा रेखीय प्रवाह कहने का मतलब हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो कह दीजिए, या फिर इसी को आप ऐसा कह दीजिए, इसी को हम लोग कहते हैं ये हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो है। इसी को इंग्लिश में कह दीजिए स्ट्रीमलाइन फ्लो की हम बात करते हैं, ये हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो है। धारा रेखीय प्रवाह मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो की हम बात कर रहे हैं। और जो स्ट्रीमलाइन फ्लो हमारा होता है मेरे भाई, इसके लिए कंडीशन होता है, और इसके लिए जो कंडीशन होगा उस कंडीशन, उस शर्त को आपको याद रखना पड़ेगा। और ये कंडीशन इसके लिए होता है तो होता है, ये याद रखना है तो रखना है। डेंसिटी क्या होना चाहिए, तो मेरे भाई यहां पर हाई लो डेंसिटी का होना चाहिए, तभी हमें स्ट्रीमलाइन हमको देखने को मिलेगा। ये जो घनत्व होना चाहिए हमारा कैसा होना चाहिए, निम्न घनत्व का होना चाहिए, निम्न घनत्व का होना चाहिए। और साथ ही साथ मेरे भाई उच्च श्यानता होनी चाहिए, निम्न घनत्व का होना चाहिए, उच्च श्यानता होनी चाहिए। निम्न घनत्व और उच्च श्यानता की हम बात करेंगे, श्यानता ज्यादा होनी चाहिए और घनत्व हमारा कैसा होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे, यह धारा रेखीय प्रवाह का हमारा कंडीशन होता है। चलिए, तो हम लोग यहां पर बात करेंगे, जब कभी भी स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात करते हैं तो उसके लिए कंडीशन होता है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो हमारा तभी हो पाएगा, वैसी परिस्थिति के लिए जो फ्लूइड होना चाहिए उस फ्लूइड का घनत्व निम्न होना चाहिए, और उसका घन डेंसिटी कम होना चाहिए, और उसकी जो श्यानता है वो उच्च होनी चाहिए। ये उसका कंडीशन है, और डायरेक्ट कंडीशन पर क्वेश्चन पूछ दिया है और पूछता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीधा कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
लो डेंसिटी हाई विस्कोसिटी, लो डेंसिटी हाई विस्कोसिटी का हमारा क्या कंसेप्ट होना चाहिए, तभी वहां पर हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। और याद रखना मेरे भाई, जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है हमारा 3 डायमेंशनल फ्लो होता है, ये 3 डायमेंशनल फ्लो को दिखाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। जब दो लगभग समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे एक साथ उत्पन्न होती है तो विस्पंद सुनाई, जिसको बीट्स कहते हैं, और विस्पंद जो आवृत्ति होगी वो किसके बराबर होगी? तो मेरे भाई विस्पंद आवृत्ति का फॉर्मूला होता है, वो आप जान लीजिए। विस्पंद आवृत्ति का फॉर्मूला होता है, उसको जान लीजिए। और जो विस्पंद आवृत्ति हमारा होता है, इसका फॉर्मूला होता है आवृत्ति का अंतर। इसका फॉर्मूला होता है आवृत्ति में डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी में अंतर, फ्रीक्वेंसी में अंतर को बताता है। तो मेरे भाई फ्रीक्वेंसी में जो अंतर होगा वो पॉजिटिव हमारा होना चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी में अंतर को बताता है। और यहां पर समान आवृत्ति के दो ध्वनि तरंग जब एक साथ उत्पन्न होती है, सुपर इंपोज करते, तो उसका इंटरफेरेंस होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं साउंड का भी यहां पर इंटरफेरेंस होता है, तब जाकर के बिट्स हमारा होता है। और बिट्स हमारा जो आवृत्ति विस्पंद आवृत्ति होता है, हमारा आवृत्ति में अंतर को बताता है। तो दो लगभग समान आवृत्ति का लिया, तो उन्हीं में जो अंतर होगा उसी को हम कहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, दो आवृत्तियों में जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को विस्पंद आवृत्ति के नाम से जानते हैं। ध्यान रखें। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखा का क्या गुण क्या है? तो मेरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करते हैं, विद्युतीय क्षेत्र रेखा की बात करते हैं, यह एक सदिश राशि को बताता है। अगर हम आपसे ये कहें कि ये हमारा जो विद्युत क्षेत्र रेखा हमारा है, ये किसकी हम बात करते हैं? यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखा की अगर हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना, जैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वैसे ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये सदिश राशि है। ये कैसा राशि होगा? तो कहेंगे ये हमारा सदिश राशि है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा सदिश राशि के रूप में होता है। और अगर किसी सदिश राशि की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो याद रखना सदिश राशि की अगर बात करते हैं तो किसी एक पॉइंट पर एक ही दिशा होती है, किसी एक जगह पर इसमें इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। सदिश राशि की अगर बात करते हैं, परिमाण भी होगा, दिशा भी होगा, लेकिन इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका क्या होगा? तो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए मान लेते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा ये है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा ऐसा है, दोनों एक दूसरे को कट कर देगा। जब दोनों एक दूसरे को कट करेगा मेरे भाई, तो इसकी दिशा तो इधर होगी और इसकी दिशा इधर होगी। अब इस बिंदु पर दो दो दिशा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए होता है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए भी हमारा होता है। हाँ, अंतर बस यही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा होता है वो चार्ज के कारण होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारा निकलता है वो हमारा मैग्नेट के कारण निकलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी निकलेगा तो मेरे भाई प्लेन से परपेंडिकुलर निकलता है, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब भी निकलता है तो नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल में जाके मिलता है। ये कंसेप्ट होता है। तो आप यहां पर सीधा कहेंगे सर ये हमेशा धन आवेश से निकल के ऋण आवेश पर जाएगा। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, याद रखना इस बात को। और दूसरी बात है, दो क्षेत्र रेखाएं जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। अगर एक दूसरे को अगर वो कट करता है, एक दूसरे को अगर कट करता, दो दो दिशा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सदिश राशि का एक ही दिशा होता है, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। ये स्टेटमेंट इसका सही है। अगला कहता है कि वे चालक की सतह के लंबवत होता है। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर ही हमारा क्या करता था? निकलता है। और याद रखना मेरे भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में जाके मिलती है। इस बात को ध्यान रखिए। ये तीनों स्टेटमेंट आपके राइट है। और मेरे भाई इसको आप नोट्स बना करके छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखते चले जाएंगे। आगे चलते हैं। यदि परमाणु के आकार में वृद्धि होती है तो आध्यात्मिक गुण क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, परमाणु का आकार जो बढ़ता है हमारा, कैसे बढ़ता है? तो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझिए मेरे भाई, ये हमारा डाउन द ग्रुप होता है। पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़ते हैं तो ग्रुप हमारा होता है, और जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो याद रखना एटॉमिक साइज जो हमारा होता है, एटॉमिक साइज जो होता है ये हमारा बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है। हमने कई बार आपको बताया है कि जैसे से एलिमेंट में नीचे किसी भी ग्रुप में आप नीचे जाइएगा तो मेरे भाई उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो उसका साइज बढ़ जाता है, और नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ेगा। अब एक बात समझिएगा मेरे भाई, एक बात आप समझना, यहां पर मामला क्या है? इधर हमारा धातु होता है तो इधर हमारा अधातु होता है, और इधर हम किधर जा रहे हैं? तो हम आवर्त में जा रहे हैं। तो जब आप लेफ्ट से आप राइट की तरफ अगर आप जाएंगे, आप लेफ्ट से राइट की तरफ अगर आप जाते हैं तो इधर हमारा धातु होता है तो इधर हमारा अधातु होता है। इसका मतलब इधर जाने पर आध्यात्मिक गुण बढ़ता है। कौन सा गुण बढ़ेगा? तो हम लोग यहां सीधा कहेंगे सर इधर जाने पर कौन सा गुण बढ़ेगा? तो इधर जाने पर हमारा आध्यात्मिक गुण बढ़ता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इधर से इधर जाने से लेफ्ट से राइट जाने पर आध्यात्मिक गुण की अगर बात करते हैं, इस गुण का मान हमारा क्या होता है? कहेंगे यहां पर बढ़ता है। जब इधर आध्यात्मिक गुण का मान बढ़ेगा तो इधर जाने पर आध्यात्मिक गुण का मान घटेगा। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, इधर जाने पर हमारा
अधात्विक गुण की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होगा, अधात्विक गुण का मान जो होगा हमारा ये घटेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहां पर अधात्विक गुण की अगर बात करते हैं तो ये अधात्विक गुण का मान हमारा क्या होगा, कि यहां पर घटेगा। तो डाउन द ग्रुप में घटेगा, जबकि लेफ्ट से राइट में हमारा बढ़ेगा। और यहां पर कह रहा कि परमाणु के आकार में वृद्धि होती है, तो परमाणु के आकार में वृद्धि कैसे होती है, तो डाउन द ग्रुप में वृद्धि होती है। मेरे भाई डाउन द ग्रुप की हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप की बात करते हैं। डाउन द ग्रुप यानी ग्रुप में अगर हम नीचे जाएंगे तो एटम का साइज बढ़ेगा, और एटम का साइज अगर बढ़ेगा तो अधात्विक गुण घटेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो परमाणु के आकार में अगर वृद्धि होगी तो डाउन द ग्रुप में वृद्धि होगी, तो अधात्विक गुण हमारे क्या होंगे, तो अधात्विक गुण का मान घटेगा। और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो मेरे भाई बी करेक्ट करेंगे। ऑप्शन जो है हमारा यहां पर बी राइट हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, और बी हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला हमारा दे रखा है कि द्रव विलायक की निश्चितता, निश्चित मात्रा में घुल सकने वाली ठोस विलय की अधिकतम मात्रा किस पर निर्भर करती है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन के आंसर आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। जल्दी से फास्ट आप लोग आंसर करिए मेरे भाई। इस क्वेश्चन का मामला यह है, इसमें दो तीन बात आपको समझना पड़ेगा जो आपके काम का है। सबसे पहला चीज आप ये समझिएगा मेरे भाई, अगर हम ठोस की बात करते हैं और अगर हम द्रव की बात करते हैं, ठोस और द्रव की बात करते हैं, तो ठोस द्रव के केस में याद रखना कि प्रेशर आप कितना भी बढ़ा दोगे, प्रेशर कितना भी बढ़ा दोगे, सॉल्युबिलिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करते हैं मेरे भाई, घुलनशीलता की बात करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, इसमें सॉल्युबिलिटी में नो चेंज होगा, इस बात को ध्यान रखना। सॉल्युबिलिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। सॉल्युबिलिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखें। कोई परिवर्तन हमारा नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखना। हम किस केस की बात कर रहे हैं, ठोस और द्रव जब हम लोग आपस में मिलाते हैं तो वैसी परिस्थिति में द्रव में ठोस को मिलाइए, प्रेशर को बढ़ाइए, सॉल्युबिलिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहीं पर मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, जब आप द्रव में गैस को मिलाते हैं, द्रव में क्या मिलाते हैं, यहां पर आप ऐसे कर लीजिए कि द्रव में ठोस को मिलाने से, ध्यान रखना मेरे भाई कि द्रव में ठोस को मिलाने से, द्रव में ठोस को मिलाने से लिखे तो ज्यादा बढ़िया होगा। द्रव में ठोस को मिलाने से अगर ऐसा कंडीशन अगर दे रखा है तो इसके हिसाब से आप कहेंगे दाब के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी में कोई अंतर नहीं आएगा, इस बात को आप ध्यान रखना। लेकिन अगर द्रव में गैस को मिलाने की अगर बात करते हैं, द्रव में गैस को मिलाने से क्या होगा, तो मेरे भाई यहां पर आपको ध्यान रखना है कि प्रेशर जैसे ही बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाता है। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करते हैं, घुलनशीलता की बात करते हैं, और बढ़ जाती है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में देखते हैं मेरे भाई, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो हम लोग पीते हैं, उस कोल्ड ड्रिंक्स में आप क्या देखते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में देखते होंगे जो कोल्ड ड्रिंक्स हमारा होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा एज ए प्रिजर्वेटिव के रूप में भरा जाता है। तो उसको हाई प्रेशर में हम भरते हैं ताकि पूरा कोल्ड ड्रिंक्स में हर एक जगह पूरे लिक्विड में क्या होता है, वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला मिला रहता है। तो जितने भी आपके लिक्विड पेय पदार्थ होता है सब में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करता है, वो खराब होने से बचाता है और वो पूरा घुलनशील हमारा होता है। तो उसको ज्यादा प्रेशर पर भरेंगे तभी तो उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी, तो पूरा हर जगह घुला मिला रहेगा। लेकिन मेरे भाई याद रखना कि द्रव में जब कभी भी किसी भी ठोस को अगर मिलाते हैं तो वहां पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा लेकिन प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां पर प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, इस बात को आप ध्यान रखना। तो किस केस में, तो कहेंगे गैस के केस में हमारा प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। लेकिन मेरे भाई ठोस द्रव के केस में हमारा क्या होगा, ठोस और द्रव के केस में हमारा यहां पर प्रेशर का कोई इफेक्ट हमारा नहीं होता है। तो यहां पर कह रहा है कि द्रव विलायक है जो कि अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है। विलायक हम उसको कहते हैं जो उस अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है। तो द्रव विलायक की निश्चित मात्रा में घुल सकने वाली ठोस की बात कर रहा है, यानी द्रव में ठोस को मिलाने की बात करते हैं। तो कहता है कि मेरे भाई कि यहां पर घुल सकने वाली ठोस विलय की अधिकतम मात्रा किस पर निर्भर नहीं करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि द्रव में अगर ठोस को घोलना है तो याद रखना सॉल्युबिलिटी की अगर बात करते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। किसके कारण, तो याद रखना दाब के कारण। दाब बढ़ भी जाए, दाब घट भी जाए, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो आप सीधा कहेंगे सर दाब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दाब आप कितना भी बढ़ा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहां पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है एक रेडियोधर्मी पदार्थ है जिसका अर्ध आयु काल 10 दिन का है और 20 दिन के बाद पदार्थ का कितना अंश जो है
अविघटित रह जाएगा। अविघटित मतलब शेष रह जाएगा, अविघटित मतलब जो विघटित नहीं हुआ, जो शेष रह गया, यानी अविघटित रह गया, इसका मतलब शेष आपको पूछ रहा है कि शेष की बात कर रहा है, ये शेष कितना रह जाएगा। तो मेरे भाई आपको तो बताए हैं, इसके लिए दो को फॉर्मूला यूज करिए। एक फॉर्मूला हमारा होता है कुल समय बराबर क्या, एक फॉर्मूला होता है कुल समय इक्वल टू हमारा हाफ लाइफ गुना में कहेंगे एन होता है, और एक फॉर्मूला हमारा होता है एन इक्वल टू एन नॉट डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर एन होता है, जहां एन जो है ये हमारा शेष को रिप्रेजेंट करता है और एन नॉट जो हमारा होता है ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, और यही दो गो फॉर्मूला आपका इस्तेमाल होना है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाएंगे, तो हमको तो शेष चाहिए, हमको क्या चाहिए, शेष चाहिए, हमको ये वाला तो हमको ये चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्मॉल एन निकालना पड़ेगा, स्मॉल हमारा यहां से निकलेगा। तो मेरे भाई हम लोग क्या करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं, और जब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जाएंगे तो हम कहेंगे यहां पर कुल समय बराबर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला में होता है हाफ लाइफ गुना में एन करते हैं। अब यहां पर कह रहा है कि रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु काल कितने दिन का दे रखा है, तो अर्ध आयु काल को हाफ लाइफ पीरियड हाफ लाइफ कहते हैं, जो कि हमारा हाफ लाइफ कितने दिन का दे रखा है, ये 10 दिन का आपको क्वेश्चन में दे रखा है। और कह रहा है कि 20 दिन के बाद, यानी कि कुल समय जो दे रखा है वो 20 दिन का है, इसका मतलब कुल समय हमारा 20 दिन का है, हाफ लाइफ हमारा 10 का है, एन की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ट्रू आ जाएगा। अब मेरे भाई आपको क्या करना था, शेष वाला फॉर्मूला यूज करना है, एन इक्वल टू एन नॉट डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर एन करेंगे। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो कहेंगे ये हमारा शेष को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पर एन नॉट को मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, और 2 का पावर एन है, और एन हमने कैलकुलेट किया है यहां पर 2, इसका मतलब है 1/4 रह जाएगा। तो शेष कितना रह जाएगा मेरे भाई, तो शेष 1/4 रह जाएगा। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 1/4 भाग जो है अविघटित रह जाएगा, यानी कि जिसका विघटन नहीं होगा, जो कि शेष के रूप में आपको रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही दो को फॉर्मूले बार बार बताते हैं, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, बढ़िया से कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। तापमान में वृद्धि के साथ किसी विलयन की मोलरता और मोललता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा क्वेश्चन है, और मेरे भाई आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इसलिए इसको तो आप एग्जाम आस्किंग क्वेश्चन कह सकते हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, और अच्छा क्वेश्चन हम आपको पहले ही बोल देते हैं। सबसे पहला चीज है मेरे भाई, हमारे सामने में मोलरिटी की बात करता है। किसकी बात कर रहा है, तो हमारे सामने में यहां पर मोलरिटी की बात करते हैं, इसको हम लोग मोलरता कहते हैं। मोलरिटी बोलेगा तो मोलरता, और मोललिटी बोलेगा तो उसको मोललता के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मोलरता जो हमारा होता है, अगर मोलरिटी की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना, इसके लिए फॉर्मूला होता है। मोलरिटी के लिए फॉर्मूला होता है, जिसको मोलरता कहते हैं। मोलरता का एक फॉर्मूला आप पढ़ते होंगे, मोलरता का एक फॉर्मूला पढ़ते होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेते हैं, ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेते हैं, इस बात को ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से हम लोग डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से हम लोग क्या करते हैं, तो नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करते हैं। अब मामला क्या है मेरे भाई, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है ये तो कांस्टेंट हमारा होगा, इसकी तो हम बात करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, ये तो हमारा कांस्टेंट होता है। अगर हम टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं, यदि टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम हमारा घटेगा, और अगर वॉल्यूम हमारा घटेगा, अगर वॉल्यूम हमारा यहां पर ये घटेगा तो उसकी मोलरता बढ़ जाएगी, इस बात को आप ध्यान रखना। तो आप यहां पर कह सकते हैं टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम क्या होगा मेरे भाई, यहां पर सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो घटना चाहिए और मोलरता तो बढ़ना चाहिए। एक मिनट चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर दे रखा है, क्या दे रखा है, यहां ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। अगर हम बात करते हैं, समझना गौर से, कि अगर हम टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं ना, अगर तापमान को अगर हम बढ़ाते हैं, तो याद रखना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रही है, कोई द्रव पदार्थ है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो सॉल्यूशन हमारा होगा उसका वॉल्यूम घटता है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है मेरे भाई वो घटता है, इस बात को ध्यान रखना, बढ़ता नहीं है, घटता है। गैस के केस में बढ़ता, लेकिन ये सॉल्यूशन है, एक लिक्विड पदार्थ है, उसका वॉल्यूम और घट जाता है। और अगर मान लेते हैं नहीं, अगर टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, एक बार फिर से समझते हैं। अगर टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं, अगर तापमान को अगर हम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो यहां पर वॉल्यूम जो है ये बढ़ने की बात कर रहा है। तापमान के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा, तापमान के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा, तापमान के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा। तो मेरे भाई आप वॉल्यूम को बढ़ा दीजिए, अगर वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो मोलरता का जो मान होगा वो घट जाता है। तो ये
कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है कि आप पानी के लिए कीजिए। आप द्रव के लिए कर रहे हैं तो जनरली क्या होता है, तापमान के बढ़ने से उसका वॉल्यूम बढ़ता है, इस बात को ध्यान रखना। तो तापमान बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा ये तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ा इसका मतलब मोलरता घट गया, तो मोलरता घटेगा। लेकिन इसी तरीके से अगर हम मोलैलिटी की अगर बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, मोललता के नाम से हम लोग जानते हैं। वो मोलरता, ये मोललता है, और इसका फॉर्मूला हमारा अलग हो जाता है। अगर इसके मोललता का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें भी नंबर ऑफ, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारा ऊपर में होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है यहां पर भी हमारा सेम चीज होगा। लेकिन मामला क्या है, यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट की हम बात करते हैं, यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट की हम बात करते हैं, या वेट ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब देखिए ये टर्म तो यहां भी हमारा कांस्टेंट है, ये टर्म यहां भी कांस्टेंट हमारा है। तो इस जगह पर अगर हम तापमान को अगर बढ़ाते हैं, इस जगह पे तापमान को अगर बढ़ाते हैं, तो मेरे भाई तापमान के बढ़ने से वेट में कोई अंतर नहीं आता है। तापमान के बढ़ने से वेट जो होता है, वेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। वेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तापमान के बढ़ने से वेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तापमान के बढ़ने से वेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तापमान के बढ़ने से वेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ना तो इसमें परिवर्तन होगा, ना तो इसमें परिवर्तन है, इसका मतलब मोलरता में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब तापमान के बढ़ने से मोलरता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जबकि इस केस में तापमान के बढ़ने से मोलरता का मान घटता है। इसमें दो बात हम आपको यहां पर डिस्कस किए, एक तो मेरे भाई यहां पर मोलैरिटी के सेंस में हमारा था, और दूसरा जो हमारा यहां पर था ये मोलैलिटी के सेंस में होता है। तो तापमान के बढ़ने से मोलैलिटी में कोई अंतर नहीं आता है, जबकि तापमान के बढ़ने से मोलैलिटी का मान घटता है। इस बात को आप इसे हमेशा के लिए ध्यान में रखेंगे, फॉर्मूला पे ध्यान रखना है। इसलिए अगर तापमान अगर वृद्धि करते हैं तो किसी विलयन की जो मोलरता होगी और मोललता होगी उस पर पूछ रहा है, तो मोलैरिटी तो घटेगा लेकिन इस पर कोई इंपैक्ट उसका नहीं पड़ेगा। तो मोलरता घटती है लेकिन मोललता जो होती है वो अपरिवर्तित रहेगी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, एक करेक्ट करेंगे। यहां से आगे चलते हैं। अगला मेरे पास हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत जो है हमारा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किस पर लागू होता है। तो सबसे पहला चीज आप ये जान लीजिए, इसमें दो तीन बात आपको ध्यान रखना है। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइजेनबर्ग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर हाइजेनबर्ग की बात कर रहे हैं, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है, ये प्रिंसिपल मेरे भाई लागू कहां पर होता है, केवल और केवल वैसे पदार्थ के लिए लागू होता है जो माइक्रोस्कोपिक पदार्थ होता है, जो माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस के लिए लागू होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये किसके लिए लागू होगा, तो ये माइक्रोस्कोपिक, जो बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक पदार्थ पर लागू होता है। ये माइक्रोस्कोपिक पदार्थ पर लागू होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये किस पर लागू होता है, ये माइक्रोस्कोपिक पदार्थ पर लागू होता है। ये किस पर लागू नहीं होता है, तो मैक्रोस्कोपिक पर ये लागू नहीं होता है। मैक्रोस्कोपिक की अगर हम बात करते हैं इस पर लागू नहीं होता, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये मैक्रोस्कोपिक पदार्थ पर लागू नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखना, लागू नहीं होता है, नहीं होता है। देखो मैक्रो का मतलब बड़ा होता है और माइक्रो का मतलब छोटा होता है। छोटे छोटे पदार्थ पर यह लागू होता है ये प्रिंसिपल, लेकिन बड़े पदार्थ, मैक्रो का मतलब बड़ा होता है, इससे बड़ा होता है, और बड़े पदार्थ पर यह प्रिंसिपल लागू नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि एक समय में किसी भी पदार्थ का मोमेंटम और उसकी स्थिति के बारे में पता लगाना मुश्किल है, इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, याद कीजिएगा, डेल्टा पी गुना में हमारा डेल्टा एक्स, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा एच अपॉन में कितना होता है, तो 4 पाई होता है। ये हमारा अनसर्टेनिटी का ये प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है। ये मोमेंटम का है, ये हमारा पोजीशन का है। तो एक साथ मेरे भाई मोमेंटम और अगर हम यहां पर स्थिति की बात करते हैं, दोनों में एक साथ मेरे भाई परिवर्तन हमारा नहीं हो पाता, इस बात को ध्यान रखना। तो ये दो बात आपको ध्यान रखना है। ये किस पर लागू होगा, तो माइक्रो पर लागू होगा, मैक्रो पर लागू नहीं होगा। तो आप यहां पर सीधा कहेंगे सर ये किस पर लागू होने की बात करता है, किस पर ये लागू होने की बात करता है, तो ये माइक्रो पर लागू होता है, मैक्रो पर लागू नहीं होता है। इसको नोट करके लिख लेना, और क्वेश्चंस कई बार
आपके सामने एग्जाम में आता है। तो ये किस पर लागू होगा? माइक्रो पर लागू होगा, जिसको हम लोग सूक्ष्मदर्शीय कण कहते हैं। और जो बड़े कण होते हैं उसको मैक्रो कहते हैं। मैक्रो का मतलब बड़ा और माइक्रो का मतलब छोटा होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये लागू कहां होगा? तो माइक्रोस्कोपिक जो पदार्थ होते हैं, जो छोटे छोटे पदार्थ होते हैं, उस पर हमारा लागू होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। मेरे भाई यहां कह रहा है कि सभी वस्तु पर लागू, गलत है। यहां हम कह रहे हैं कि माइक्रो पर लागू होगा, यहां कह रहे हैं सभी वस्तु पर लगेगा, जो कि निहायत गलत है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। चाहे उसका साइज कुछ भी क्यों ना हो, साइज बहुत छोटा होना चाहिए, तभी ये प्रिंसिपल हमारा काम करता है। और इसके फॉर्मूला भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये किस पर लागू होगा? तो ये हमारा माइक्रोस्कोपिक पर लागू होता है, इस पर लागू हमारा नहीं होता। आगे चलते हैं। अगला, आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनेशन एंथैल्पी का मान हमारा क्या होता है? देखो, आयनेशन एंथैल्पी बोले तो आयनेशन एनर्जी समझना या आयनेशन पोटेंशियल समझना। हम लोग जानते हैं कि जब भी कभी भी पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, इधर हमारा लेफ्ट होता है, इधर इसको मान लेते हैं राइट, और ये कहीं ना कहीं हमारा क्या कहेंगे? हमारा आवर्त है। तो जब लेफ्ट से राइट आवर्त में जाते हैं, ये आवर्त है, ये आवर्त की संख्या 7 है। लेफ्ट से अगर राइट की तरफ हम जाते हैं तो याद रखना मेरे भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान हमारा क्या होता है? कहेंगे बढ़ता है। साथ ही साथ याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसका मान भी क्या होता है? कहेंगे बढ़ता है। साथ ही साथ आयनेशन एनर्जी की अगर बात करते हैं, इसका भी मान हमारा बढ़ता है। देखो, आयनेशन एनर्जी का मान अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब आयनेशन पोटेंशियल का मान बढ़ रहा है। आयनेशन पोटेंशियल का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आयनेशन एंथैल्पी का मान हमारा बढ़ रहा है। इस बात को आप ध्यान रखना, क्योंकि एंथैल्पी भी एक प्रकार का ऊर्जा ही होता है। इसका मतलब आयनेशन पोटेंशियल का मान बढ़ रहा है। आयनेशन पोटेंशियल का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब है यहां पर आयनेशन से हम कह सकते हैं जो आयनेशन एंथैल्पी है उसका भी मान क्या होगा? तो कहेंगे बढ़ेगा। आयनेशन एंथैल्पी का भी मान क्या होगा? तो कहेंगे यहां पर बढ़ेगा। तो अगर आप किसी आवर्त में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये सब हमारा बढ़ता है, और डाउन द ग्रुप में ये सब हमारा घटता है। तो इधर नीचे आएंगे तो हम किस में आएंगे? तो नीचे जब पीरियोडिक टेबल में आते हैं तो उसको ग्रुप कहते हैं, और टोटल ग्रुप की संख्या कितनी है? तो 18 गो है। तो मेरे भाई, अगर जो चीज उधर बढ़ा है वो चीज इधर घटेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो मान है यहां पर घटेगा। और साथ ही साथ कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, उसका भी मान घटेगा। साथ ही साथ मेरे भाई यहां पर आयनेशन एनर्जी की बात करते हैं, आयनेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, वो भी घटेगा। आयनेशन पोटेंशियल, आयनेशन एनर्जी कुछ भी कह लीजिए, सब एक ही चीज है। और आयनेशन एंथैल्पी कह लीजिए, सब एक ही चीज। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यानी वो मान अगर घटेगा तो ये मान भी हमारा घटेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर। आपको आवर्त में किधर से किधर जाना है? आपको आवर्त में बाएं से दाएं जाना है। और आवर्त में अगर किधर जा रहे हैं तो ये आवर्त है, और बाएं से दाएं जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो मेरे पास आयनेशन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा, आयनेशन एनर्जी का मान बढ़ेगा, आयनेशन पोटेंशियल का मान बढ़ेगा। आपसे आयनेशन एंथैल्पी पूछा है, उसका मान बढ़ेगा। यानी आप आवर्त में जाएंगे तो बढ़ेगा, और ग्रुप में नीचे जाते तो आप घटने की बात करते, इसलिए हम कहेंगे यहां पर बढ़ने की बात करेंगे। और इस क्वेश्चन के जो आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा कहीं ना कहीं यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहां पर राइट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक परमाणु है जिसका परमाणु भार इतना दे रखा है, एक एलिमेंट जिसका परमाणु भार इतना दे रखा है, उसके परमाणु संख्या इतनी दे रखी है। कहता कि एक तत्व से 2 अल्फा किरण निकलता है। तो बताइए मेरे भाई, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या क्या रह जाएगी, ये आपको बताना है। आप अपने हिसाब से मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है जिसकी परमाणु संख्या क्वेश्चन में दे रखा है कितना ले लेना, तो 88 लेना। द्रव्यमान संख्या कितना बोला, तो कहेंगे 226 ले लेना है। अब मेरे भाई कहता है इससे कितना अल्फा कण निकलने की बात कर रहा है? इससे 2 अल्फा कण को निकालने की बात कर रहा है। कितना अल्फा कण? तो यहां से 2 अल्फा कण को बाहर करने की बात कर रहा है। अगर इससे 2 अल्फा कण अगर बाहर निकलेगा मेरे भाई, एक अल्फा कण अगर बाहर निकलता तो परमाणु संख्या में से 2 घटता है। अगर 2 अल्फा कण बाहर निकलेगा तो परमाणु संख्या में से 4 घटेगा। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि एक अल्फा कण से परमाणु संख्या में 2 घटता है, द्रव्यमान संख्या में 4 घटता है। तो 2 अल्फा कण अगर निकलेगा तो परमाणु संख्या में 4 घटेगा। इस बात को ध्यान रखना, और हमारा एलिमेंट बदल जाएगा, क्योंकि परमाणु संख्या यहां पर हमारा दूसरा हो रहा है। मान लेते हैं एलिमेंट Y हो गया, लेकिन अगर एक अल्फा कण निकलता तो 2 घटता, 2 घटता तो 86 हो जाता यहां पे, क्योंकि 88 है। लेकिन 2 अल्फा कण निकल रहा है, इसका मतलब 4 घटेगा, 4 घटेगा तो 84 हमारा हो जाएगा। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें से अगर एक अल्फा कण घटता तो 4 घटता, और 2 अल्फा कण घटेगा तो 8 घटेगा। तो मेरे भाई 26 में से अगर 8 को घटा देंगे तो ये कितना बच जाएगा? क्योंकि ये हमारा बच जाएगा कितना, तो हम यहां पर सीधा कह सकते हैं कि हमारा 218 बच जाएगा। 218 बच जाएगा। यानी कि मेरे भाई, अगर 2 अल्फा कण अगर हमारा वहां से एमिट किया तो हमारा कोई कंपाउंड ऐसा, कोई हमारा ऐसा तत्व बनेगा जिसकी परमाणु संख्या 84 और द्रव्यमान संख्या 218 होगा। तो आपसे पूछा कि प्राप्त द्रव्यमान संख्या कितना, तो इससे प्राप्त द्रव्यमान संख्या 218 और प्राप्त परमाणु क्रमांक 84 होगा। तो 218 और 84 वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा।
ऑप्शन सी जो है ये आपके राइट आंसर्स हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अगला है, यदि किसी परमाणु के एम कोष में अधिकतम कौन कौन से उपकोष हो सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। हम आपसे जानना चाहते हैं मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग भी। एम कोष की बात करें, सबसे पहले तो आप जानते होंगे अंदर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारा कक्षा होता है, ये हमारा कक्षा है, ये हमारा क्या कहेंगे, इस तरीके से हमारा कक्षा है, ये हमारा क्या कहेंगे, कक्षा। इस बात को ध्यान रखना, ये सब हमारा क्या कहेंगे, ये सब हमारा कक्षा है। अब मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, इसको हम कहते हैं के, इसको कहते हैं हम एल, इसको कहते हैं हम एन, समझना गौर से। और इधर हमारा क्या कहेंगे, एन होगा। जिस तरीके से ये होता है उसी तरीके से हम 1 भी कह सकते हैं, 2 भी कह सकते हैं, 3 भी कह सकते हैं और 4 भी सकते हैं। एन बराबर 1 कह सकते हैं, एन बराबर 2 कह सकते हैं, एन बराबर 3 कह सकते हैं, एन बराबर 4 कह सकते हैं। या तो आप कक्षा का नाम यहां पर, सॉरी यहां उल्टा लिखा गया है, या तो यहां पर कक्षा का नाम शुरुआत कीजिए के से, शुरुआत कीजिएंगे मेरे भाई के से, के से शुरुआत होता है। ये हमारा के हो गया, फिर यहां पर हमारा एल होगा, के के बाद क्या होगा, एल होगा, फिर एम होगा, फिर एन होगा। या तो आप के एल एम एन कहिए, या तो आप 1 2 3 4 कहिए, क्या फर्क पड़ता है। आप इसको ऐसे भी दिखाते हैं, इसको ऐसे भी दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे किस सेल की बात कर रहा है, तो मेरे भाई आपसे एम सेल की बात कर रहा है, तो हम एम सेल में पहुंचते हैं, हम यहां पर एम सेल में पहुंचते हैं। और मेरे भाई एम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, एम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रहने के लिए कितना, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे पता करेंगे, तो एम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या प्राप्त करने के लिए 2n² का फॉर्मूला यूज करते हैं। और 2n² का जब फॉर्मूला यूज करिएगा तो आप कहेंगे सर ये 2 होगा, और अगर मान लेते के है तो यहां 1 है, अगर L है तो यहां 2 है, अगर M है तो यहां N 3 है। इसका मतलब M के जगह पर N का मान 3 होगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 9 होगा, और 9 दूनी कितना कहेंगे, तो हम कहेंगे 18 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, तो 18 हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर आप जाते हैं, इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखना चाहते हैं, इस टोटल इलेक्ट्रॉन का, इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखेंगे मेरे भाई, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में भी कितना बच जाएगा, तो 8 ही बच जाएगा। तो पहली कक्षा को हम के कह देंगे, दूसरी कक्षा को हम एल कह देंगे, और तीसरी कक्षा को हम क्या कह देंगे, तो यहां पर एम कह देंगे मेरे भाई। तो आपको ध्यान रखना कि जो पहली कक्षा हमारा है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उसको एस कहते हैं। दूसरी कक्षा की अगर बात करते हैं जो हमारा एल में जा रहा है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हमारा रह रहा है, इसका मतलब हमारा अगर ये 8 है, अगर 8 है तो मेरे भाई एस और पी दोनों इसमें हमारा हो जाएगा। क्योंकि 8 है तो एस में हमारा कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकता है, पी में मैक्सिमम कितना रह सकता है, 6 रह सकता है, डी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 10 रह सकता है, एफ में मैक्सिमम कितना, तो कहेंगे यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो इसके पास मेरे भाई 8 इलेक्ट्रॉन है, तो जब 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 एस में जाएगा, 6 को पी में जाएगा, इसलिए एस और पी दोनों इसमें होगा। लेकिन यहां 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो कहेंगे एस होगा। अब यहां पर मेरे भाई अगर आप देखते हैं तो ये हमारा एम की अगर हम बात करते हैं तो हमारा कहां चला जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां पर 2 8 ऐसा करते हैं, नहीं तो ऐसा करते हैं, नहीं तो इसको सजाने के लिए, इसको सजाने के लिए 18 को इलेक्ट्रॉन को सजाने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन को अगर सजाना है, इसको सजाना है, 18 इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग को सजाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो कहेंगे सर पहली कक्षा में तो 2 चला जाएगा। चलो ऐसे करते हैं, पहली कक्षा में तो हमारा 2 चला जाएगा, फिर हमारा कितना बचेगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा 8 बचेगा, फिर हमारा कितना, तो 8 बचेगा। तो पहली कक्षा में अगर हमारा एस हो गया, फिर हमारा क्या होगा, कहेंगे एक तो एस में चला गया, दूसरा हमारा एस पी हो जाएगा, एस क्या होगा, बताइए बताइए बताइए, आप सभी लोग भी मैसेज करिएगा। अगर 18 इलेक्ट्रॉन हमारा यहां रह रहा है तो हम लोग कहेंगे, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहां पर 1s2 2s2 2p6 3s2, देखते हैं 3p6 4s2 3d10 ऐसे होता है ना। 18 2 2 4 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18, यानी मेरे भाई ये यहीं तक रह जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें एस भी हमारा है और पी भी हमारा होगा, तो एस और पी ही होना चाहिए हमारा। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर दे रखा है, एस पी और डी तीनों दे रखा है। एम कोष में अधिकतम कौन कौन सी उपकोष हो सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। 18 इलेक्ट्रॉन अगर हमारा होगा तो इसमें कितने रह सकते हैं, एस और एस पी ही होना चाहिए।
एस एस पी डी कैसे होगा, डी तो नहीं होना चाहिए, एस के साथ एस पी एस और पी होना चाहिए, एक एस और उसके बाद एस पी हमारा होना चाहिए। मेरे हिसाब से डी तो नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 18 इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया। समझना गौर से, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर 18 है तो 2 गो इलेक्ट्रॉन तो हमारा एस में चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा, बचेगा क्या 8 बचेगा। उसके बाद कितना, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो बचा 16, 16 में से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा एस और पी में फिर जाएगा, फिर जो बचेगा हमारा किस में, तो कहेंगे एस पी डी की बात करते हैं, तो इसमें हमारा जाएगा। तो जाहिर सी बात है अगर हमारा इसमें चला गया कितना, तो 2 चला गया, तो इसमें कितना 8, और लास्ट का जो हमारा होगा कितने में जाएगा, तो एस पी डी, जो लास्ट का जो बचेगा वो एस में भी जा सकता है, पी में भी और डी में भी हमारा होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन के जो आंसर्स मेरे भाई दे रखे हैं एसपीडी आपका दे रखा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए ऑप्शन दे रखा है, राइट। एसपीडी ही आपका, एसपी नहीं होगा, एसपीडी ही होगा, एसपीडी ही राइट होगा, एसपीडी राइट है, एसपीडी हमारा राइट है। के एल एम, के सेल, एल सेल, एम सेल, के सेल, एल सेल, एम सेल, एम सेल में एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी हमारा होगा, ध्यान रखेंगे। के सेल में क्या होगा, के सेल में केवल एस होगा, ध्यान सुनना, के सेल में क्या होगा, तो कहेंगे के सेल में हमारा केवल क्या होगा, तो एस होगा। एम सेल में हमारा क्या होता, कहेंगे एस पी होगा, और ये एन सेल का हमारा है, सॉरी के बाद एम होगा ना, के एल, के बाद एल होगा, उसके बाद जो बचेगा हमारा एम में जाएगा, ये ऐसे पूछ रहा है। तो ये पहले सेल में, ये दूसरे सेल में, ये तीसरे सेल में, और इसमें एस, तो इसमें एस पी, इसमें हमारा एस पी डी होगा। ये अब हुआ हमारा सही, क्योंकि एस में 2 ही रह सकता है, नहीं उसके आगे हमारा और भी यहां पर बढ़ सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर एस पी एवं डी आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला कह रहा है कि मेरे भाई असमानुपातन अभिक्रिया जो है ये कौन सा है। इसके लिए तो एक क्वेश्चन हम आपको पहले भी करवाए थे, असमानुपातन अभिक्रिया हमारा कौन सा है, असमानुपातन अभिक्रिया। असमानुपातन अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो जो असमानुपातन अभिक्रिया हमारा है ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शंस हमारा यहां पर कह रहा है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं, इस पर पूछा गया है। तो इसमें मेरे में आपको ध्यान रखना होता है क्या, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके लिए सेम कंपाउंड का क्या होगा, तो जो सेम कंपाउंड या सेम यौगिक हमारा होता है, जो सेम कंपाउंड हमारा होगा, जो सेम यौगिक होगा, सेम कंपाउंड में ऑक्सीडेशन भी होगा, और साथ साथ सेम कंपाउंड का क्या होगा, क्योंकि यहां पर रिडक्शन भी होगा, तभी जाकर के उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, लेकिन इसको देखते हैं, चेक करते हैं। हमारा P4 दे रखा है और पकड़ा जाएगा तुरंत, ध्यान रखना 3NaOH प्लस में 3H2O, और इससे जो बना हमारा यहां पर PH3 बना, इससे जो बना हमारा 3NaH2, और साथ में हमारा क्या बना, तो कहेंगे यहां पर PO2 बना। हम मेरे भाई ऐसा करते हैं, इसमें समझना गौर से, ये P4 को हम लेते हैं, हम फास्फोरस को लेते हैं मेरे भाई। फास्फोरस जो हमारा होता है उसको P4 लिखा जाता है। अगर कोई तत्व होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कहेंगे 0 होता है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो कहेंगे 0 है। तो इधर से किसी एक तत्व को पकड़िए और इधर देखिए कि उसका ऑक्सीडेशन डायरेक्शन कितनी बार हुआ है। तो आप अगर इसको देख रहे हैं और इसको देख रहे हैं, तो यहां P है, फास्फोरस, यहां पर हाइड्रोजन जुड़ गया, और जब हाइड्रोजन बढ़ता है तो उसको रिडक्शन कहते हैं मेरे भाई। यहां से अगर यहां हो रहा है तो इसमें हाइड्रोजन बढ़ रहा है। हम लोग बताए थे आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का 4-5 कंडीशन। अगर हाइड्रोजन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है यहां रिडक्शन हो गया, यहां क्या हो गया मेरे भाई, रिडक्शन हो गया। और सिर्फ इसी तत्व के बारे में हम फिर यहां लेके चलते हैं। अब फिर फास्फोरस के साथ हमारा ऑक्सीजन हमारा आ गया। वैसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद आपको पता चलता पूरी तरीके से, लेकिन हम आपको बता रहे हैं यहां फास्फोरस है, यहां ऑक्सीजन हमारा बढ़ गया, और जब ऑक्सीजन हमारा बढ़ता है तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसका क्या होगा, क्योंकि यहां पर इसका ऑक्सीडेशन संभव है। तो देखने के बाद पता चल रहा है मेरे भाई, इस फास्फोरस का रिडक्शन भी हो रहा है और उसी फास्फोरस का यहां पर क्या ऑक्सीडेशन भी हो रहा है।
तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि एक ही तत्व का अगर हमारा क्या होगा तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अगर होता है तो ऐसी परिस्थिति में उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यहां पर असमानुपातन के नाम से जानते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये दे रखा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए दे रखा है। बाद बाकी आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह निकाल कर भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे निकालिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको मेरे भाई मैंने बताया है, अगर पीएच3 की हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसका हम लोग को निकालना है, पी का निकालना है, इसको एक्स मान लेंगे, यहां पर हाइड्रोजन का कितना 3 होगा, इधर कर देंगे तो एक्स का बराबर हमारा -3 हो गया, और यहां पर इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 हमारा हो गया। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, 0 से -3 इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो उसका रिडक्शन हो गया। वैसे मेरे भाई यहां से यहां जब जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का आपको क्या मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस मिलेगा, आप करके देख लेना। और इलेक्ट्रॉन का लॉस अगर होगा तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो एक ही तत्व का अगर दो दो बार हमारा एक बार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर हो जाता है उसी को असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं, इसलिए ये मैच कर रहा है। बाद बाकी और कोई हमारा इसमें मैचिंग नहीं होगा। आगे चलते हैं, अगला हमारा दे रखा है कि संक्रमण धातु आयनों यानी कि ट्रांजिशन मेटल आयन के रंग का कारण क्या है, ये आपसे पूछा गया है। मेरे भाई ट्रांजिशन मेटल आयन्स की हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, ट्रांजिशन मेटल आयन्स की हम बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल आयन्स की हम बात कर रहे हैं। अब ट्रांजिशन मेटल आयन्स के रंग की हम बात करते हैं कि रंग का कारण क्या है, इसके रंग का कारण आपसे पूछा गया है, रंग का कारण आपसे पूछा गया क्या होगा। तो मेरे भाई इसके रंग का कारण हमारा क्या है, तो याद रखना इसको डीडी ट्रांजिशन के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको डीडी ट्रांजिशन हम लोग कहते हैं। अब आप कहिएगा सर ये डीडी ट्रांजिशन होता क्या है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, डीडी ट्रांजिशन कहने का मतलब है एक हमारा यहां पर डी ऑर्बिटल है, समझना गौर से, एक हमारा यहां पर डी ऑर्बिटल है, और यहां पर भी हमारा क्या कहेंगे, यहां पर डी ऑर्बिटल है, तो यहां पर भी हमारा क्या कहेंगे, यहां पर डी ऑर्बिटल है, और यहां भी नीचे में डी ऑर्बिटल है। इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी ज्यादा है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन मान लेते कि हमारा यहां पर है, और यहां पर हम इसको क्या दे रहे हैं, तो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। नीचे वाले को हम क्या दे रहे हैं, तो नीचे वाले को हम यहां पर एनर्जी दे रहे हैं। नीचे वाले को हम क्या करेंगे, तो यहां पर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना, नीचे वाले को हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो मेरे भाई ये सीधा ऊपर जाएगा, ये सीधा ऊपर जाएगा, सीधा ये ऊपर जाएगा, और इसके अंदर हमारा ये घुस जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर इस डी ऑर्बिटल में अगर हम एनर्जी देंगे तो वह एनर्जी ले करके यहां के जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मूव कर जाएगा अगले वाले इस डी ऑर्बिटल में, तो कलर चेंज कर जाता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है रंग का कारण क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है रंग का कारण हमारा डीडी ट्रांजिशन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आपके सामने आएगा, एक बार पढ़िए बार बार बनाइए, एक बार पढ़िए बार बार बनाइए, ऐसे क्वेश्चंस को एक बार याद रखना है, और इसमें और कोई लॉजिक नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। बस 1 मिनट के लिए हम आप लोगों से समय चाहते हैं, और 1 मिनट के बाद जो है हम आपके सामने आएंगे। तब तक मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर, आगे वाले क्वेश्चंस पर हम लोग बढ़ेंगे, और आगे वाले क्वेश्चंस का आंसर आप सभी लोग करके बताइएगा। थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर आपकी क्लासेस को शुरू करेंगे। बस 1-2 मिनट की बात हम कर रहे हैं आपसे, ठीक है सर। आप सभी लोग 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। नहीं बता रहा है, डी बता रहा है। 1 मिनट की जगह 6 मिनट हो गया सर जी। चलिए हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि जब एरोमेटिक कंपाउंड की हम बात करते हैं किसको कहते हैं, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड हमारा है ये किसको कहते हैं, ये बात आप जान लीजिए। एरोमेटिक कंपाउंड कहने का मतलब है साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। जो भी हमारे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होंगे, तो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। सबसे पहला चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर हम बेंजीन को अगर देखते हैं तो बेंजीन का स्ट्रक्चर हमारा साइक्लिक होता है, ये ऐसा होता है हमारा स्ट्रक्चर। ये क्या है, बेंजीन है, इस बात को ध्यान रखना। इसी को हम बेंजीन कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 हमारा होता है। और इसी के बाद इसके बाद हमारा आता है साइक्लोहेक्सेन, नाम से पता चलता है साइकिल हमारा बनेगा। साइक्लोहेक्सेन यानी कहने का मतलब ऐसा हमारा बनेगा, ये हमारा ऐसा बनेगा, इसको साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, साइक्लोहेक्सेन है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12 हमारा होगा। बेंजीन का ये होता है। इस तरह से पैरामिडिन की बात करते हैं, ये भी मेरे भाई कैसा होता है, कहेंगे ये भी हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर का होता है।
ये भी कैसा स्ट्रक्चर होगा, कि ये भी हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर का होता है। पैरिमिडीन की अगर पैरिडीन की बात करते हैं तो पैरिडीन का स्ट्रक्चर हमारा साइक्लिक होगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर भी हमारा साइक्लिक होगा, और साइक्लोहेक्सेन का तो साइक्लिक होगा ही। इसका मतलब ये तीनों का कैसा होगा मेरे भाई, तीनों की तीनों साइक्लिक कंपाउंड है। अगर तीनों साइक्लिक कंपाउंड है, तीनों के तीनों एरोमेटिक हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर वह साइक्लिक कंपाउंड हो गया तो एरोमेटिक हो गया। और पैरिडीन की अगर हम बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, अगर हम पैरिडीन की अगर बात करते हैं तो मेरे भाई पैरिडीन का जो स्ट्रक्चर हमारा होता है वो कुछ इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर होता है। पैरिडीन का अगर स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारा होता है। ये पैरिडीन का हमारा स्ट्रक्चर होगा, और कोना कोना पर हमारा हाइड्रोजन लग जाता है। इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि हमारा पैरिडीन का स्ट्रक्चर हमारा होगा। यहां पर हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां तो नाइट्रोजन हमारा लगा हुआ है। इसको पैरिडी, इसको हम लोग पैरिडीन कहते हैं। तो मेरे पास सब साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक, ये भी साइक्लिक, ये भी साइक्लिक। और साइक्लिक कंपाउंड कैसे होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी किसी का था क्या, ऑप्शन नंबर डी था क्या सर, स्पीड से क्वेश्चन किया जाए, नहीं तो मेरे हिसाब से मेरे साहब बुला लेंगे। क्यों कि हम लोग को टाइमिंग के क्या लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप जल्दीबाजी में कर सकते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में टाइम लगता ही है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में आपको बताए थे, याद कीजिए। आप लगातार मेरे स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा। एंटीसेप्टिक की अगर हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, यहां पर ध्यान रखना। अगर एंटीसेप्टिक की बात करते हैं, ये एंटीसेप्टिक क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है। ये क्या करेगा, तो ये बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है, तो मेरे भाई जो सजीव उत्तक होते हैं, जो सजीव सरफेस होता है उस पर इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, सजीव उत्तक पर इसका इस्तेमाल करते हैं या सजीव सरफेस पर इस्तेमाल करते हैं। सजीव उत्तक पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल कहां पे करेंगे, तो सजीव उत्तक पर इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे स्किन वगैरह पे इसका इस्तेमाल होता है। एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल कहां पे करते हैं, तो सजीव उत्तक के रूप में हमारा स्किन वगैरह आ जाता है। स्किन वगैरह कहीं कट वट जाता है तो हम लोग क्रीम महलम लगाते हैं ना, वही हमारा एंटीसेप्टिक होता है। और दूसरा आपको ध्यान रखना मेरे भाई, डिसइंफेक्टेंट की अगर हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर डिसइंफेक्टेंट की हम बात करते हैं। अगर डिसइंफेक्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, अगर डिसइंफेक्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये भी बैक्टीरिया को मारता है। दोनों बैक्टीरिया को ही मारता है, ये भी बैक्टीरिया को मारता है। लेकिन इसका इस्तेमाल कहां करते हैं, तो मेरे भाई निर्जीव सतह पर इसका इस्तेमाल करते हैं। जो निर्जीव सतह वगैरह होता है उस निर्जीव सतह पर इसका इस्तेमाल करते हैं। निर्जीव सतह पर इसका इस्तेमाल होता है, ये बात मैंने आपको बताया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे कि टॉयलेट वगैरह में भी इसका यूज करते हैं। आप टॉयलेट वगैरह को जो साफ करने के लिए फिनाइल वगैरह यूज करते हैं, टॉयलेट वगैरह को साफ करने के लिए फिनाइल का यूज करते हैं, तो वो हमारा क्या है, डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। तो अब आप यहां पर पढ़िए, इसका आंसर करिए। कह रहा मेरे भाई कि जो प्रतिरोधी होता है, जिसको हम लोग एंटीसेप्टिक कहते हैं, इसका इस्तेमाल जीवित उत्तकों पर लगाते हैं, बिल्कुल सही है। जबकि यहां पर डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल हम लोग निर्जीव वस्तु पर करते हैं। स्टेटमेंट हमारा टोटली राइट है। और दोनों सूक्ष्मजीव को मारता है और उनकी वृद्धि को रोकता है, बिल्कुल ये भी सही है। यानी मेरे भाई ये स्टेटमेंट भी राइट है, ये स्टेटमेंट भी हमारा राइट है। अगला कहता है एक ही पदार्थ कम सांद्रता में प्रतिरोधी और उच्च सांद्रता में हम लोग डिसइंफेक्टेंट के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल ये भी हमारा सही है मेरे भाई। यानी कि मेरे भाई कंसंट्रेशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो अगर ज्यादा कंसंट्रेशन में अगर हमारा होता है तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, डिसइंफेक्टेंट का। और कम सांद्रता का होगा तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, तो एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा डी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। आरएच विटेकर के द्वारा 5 भागों में जीव जंतु को बांटा गया था। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, कुछ प्रोकैरियोट्स थे तो कुछ यूकैरियोट्स थे। आपको पता होगा कि आरएच विटेकर ने जीव जंतु को 5 भागों में बांटा था। तो अगर हम जीव जंतु की बात करते हैं, जीव जंतु को कितने भाग में, तो यहां पर ध्यान रखना है कि 5 भागों में बांटा था। कौन, तो आरएच विटेकर की हम बात करते हैं। आरएच विटेकर हमारे साइंटिस्ट का नाम है, उनका नाम ही है आरएच विटेकर की हम बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये आरएच विटेकर ने जीव जंतु को 5 भागों में बांटा था, जिसमें हमारा मोनेरा आता है। आपको ध्यान रखना, मोरेना आता है, उसके बाद कौन आएगा, क्योंकि यहां पर प्रोटिस्टा की हम बात करते हैं। मोनेरा आ गया, प्रोटिस्टा आ गया, एनीमिलिया की बात कर लेते हैं।
जिसमें सारे एनिमल्स हो गए। फंगी की बात करते हैं जो फंजाई, इसमें सारे कवक आ गए। उसके बाद मेरे भाई प्लांटी की बात कर लेते हैं, इसमें सारे प्लांट आ गए। तो ये जो चारों आपको दिख रहा है, ये यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ कोशिका, यूकैरियोट सेल से बना हुआ है। ये कैसे हैं तो मेरे भाई ये हमारे यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स से हैं, इस बात को ध्यान रखना। जबकि मोनेरा की अगर बात करते हैं, ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का बना होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल का बना होता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछता है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की अगर बात करते हैं, दोनों में कॉमन क्या पाया जाता है, तो दोनों में कॉमन मेरे भाई राइबोसोम होता है। राइबोसोम इसमें भी होगा, राइबोसोम इसमें भी होता है। लेकिन ये जनरली बैक्टीरिया वगैरह का प्रोकैरियोट्स होता है, इसमें केंद्रक डिफाइंड नहीं होता है, जबकि इन सब में केंद्रक वेल डिफाइंड होता है। इसमें सब कुछ होगा, लेकिन इसमें मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें राइबोसोम हमारा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब उन्होंने 5 जगत में वर्गीकरण किया था, तो उसका आधार क्या था, तो सबसे पहला उसका आधार यह था, उनको देखने को मिला कि कुछ हमारे प्रोकैरियोट्स हैं तो कुछ हमारे यूकैरियोट्स हैं, इनके आधार पर उन्होंने क्या अलग किया। उसके बाद मेरे भाई ये जो प्रोकैरियोट्स हैं ये एक कोशिकीय होंगे, और यूकैरियोट्स में आपको बहुकोशिकीय मिलेगा। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के आधार पर कर दिया, और कुछ स्वपोषी होंगे तो कुछ विषमपोषी होंगे। तो ये सब उनका स्टेटमेंट था, ये उनका क्या था, तो मेरे भाई इसी के आधार पर क्या किया था, तो जीव जंतु को 5 भागों में क्लासिफाई किया था। इन्हीं के बेसिस पर जीव जंतु को 5 भागों में क्लासिफाई किया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे डी, आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइट्स के जीवन चक्र के प्रभावी अवस्था डोमिनेंट फेज कौन सी होती है। ब्रायोफाइट्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट का उभयचर कहते हैं। हम सभी लोग जानते हैं, अगर हम यहां पर ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं, अगर हम यहां पर ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं, इसको प्लांट का उभयचर कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये हमारा प्लांट का क्या कहेंगे, ये हमारा प्लांट का यहां पर उभयचर कहलाता है। साथ ही साथ मेरे पास ध्यान रखना, जो ब्रायोफाइट्स हमारा होता है, ये बिना फूल वाला पौधा होता है, इसमें फूल नहीं होता है, ये बिना फूल वाला पौधा होता है। ये कैसा पौधा, तो मेरे भाई बिना फूल वाला पौधा हमारा होता है। ये कैसा पौधा कहेंगे, हमारा बिना फूल वाला पौधा होता है। और दूसरी बात मेरे भाई, अगर प्लांट का उभयचर होगा तो ये जल में भी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ ये आपको स्थल पर भी देखने को मिलेगा, जमीन पर भी देखने को मिलेगा। और ये बिना फूल वाला पौधा होता है, इसलिए इसको क्रिप्टोगेमी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये क्या कहलाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पर क्रिप्टोगेमी कहते हैं, ये हमारा क्रिप्टोगेमी कहलाता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो मेरे भाई प्लांट का ये उभयचर कहलाता है, और ये बिना फूल वाला पौधा क्रिप्टोगेमी का हमारा होता है। इसी में हमारा क्या आता है, तो इसी के अंदर मॉस वगैरह हमारा आता है। इसका एग्जांपल ही है मेरे भाई, अगर हम बात करते हैं यहां पर मॉस की बात करते हैं, रिक्सिया की बात करते हैं, मर्केंसिया की बात करते हैं, तो मेरे भाई ये मॉस वगैरह क्या है, तो इसकी जो मॉस वगैरह होता है, इसका एग्जांपल से, इस बात को ध्यान रखना ऐसे। लेकिन हम लोग को ध्यान रखना है कि ये ब्रायोफाइट्स का ये हमारा कौन सा ऐसा जीवन डोमिनेंट फेज होता है, ये इसका डोमिनेंट फेज आपसे पूछा गया है। कैसा फेज पूछा गया, तो इससे आपका डोमिनेंट फेज पूछा गया है। इसका ब्रायोफाइट्स का जो डोमिनेंट फेज होता है वो क्या होता है, तो ब्रायोफाइट्स का जो डोमिनेंट फेज होता है वो हमारा गैमेटोफाइट होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग यहां पर गैमेटोफाइट्स के नाम से जानते हैं, ये हमारा गैमेटोफाइट होता है। इसका जो डोमिनेंट फेज होता है गैमेटोफाइट्स होता है, और इसी गैमेटोफाइट्स के दौरान क्या करता है, ये गैमीट का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करेगा, तो ये गैमीट का निर्माण करता है, ये गैमीट का निर्माण करता है, इस बात को ध्यान रखना। वैसे जो ब्रायोफाइट्स हमारा बिना फूल वाला पौधा होता है, जिसको हम क्रिप्टोगेमी के नाम से जानते हैं, याद रखना मेरे भाई, इसके अंदर अगर हम बोलेंगे तो जो प्रजनन होता है हमारा वो कैसे होता है, इसके अंदर हमारा जो प्रजनन होता है, हम कहेंगे इसमें हमारा स्पोर फॉर्मेशन द्वारा प्रजनन होता है। इसमें कैसा होगा, तो स्पोर फॉर्मेशन द्वारा प्रजनन होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें स्पोर फॉर्मेशन द्वारा हमारा जनन होता है, स्पोर फॉर्मेशन द्वारा हमारा जनन होता है। और स्पोर फॉर्मेशन कहने का मतलब हमारा क्या होगा, तो बीजाणु गठन की हम बात करते हैं। ये किसके द्वारा होगा, तो कहेंगे बीजाणु गठन की हम बात करते हैं, इसके द्वारा हमारा होता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि इसका जो डोमिनेंट फेज हमारा होता है वो गैमेटोफाइट्स ही होता है, और गैमेटोफाइट में गैमीट्स का निर्माण हमारा होता है। बस इतना बात आप समझ लीजिए, बस इतना बात समझ लीजिए। इसलिए इस क्वेश्चन के जो आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए हमारा यहां पर राइट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे। दूसरा बात मेरे पास जो सेप्रोफाइट्स हमारा होता है ये किसका होता है, तो सेप्रोफाइट्स जो हमारा होता है ये टेरिडोफाइट का हमारा क्या होता है, जो टेरिडोफाइटा हमारा होता है उसका ये डोमिनेंट फेज होता है। तो आपको पता होगा एक टेरिडोफाइटा भी हमारा होता है। अगर हम टेरिडोफाइटा की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो टेरिडोफाइटा की बात करते हैं, थैलोफाइटा
हम थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। यहाँ टेरिडोफाइटा है और ये टेरिडोफाइटा मेरे भाई जमीन पर फैलने वाला पौधा होता है। ये कहां पर? तो जमीन पर ये फैलता है, इसलिए ये जमीन पर फैलने वाला पौधा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ कहां पे? तो जमीन पर फैलता है। टेरिडोफाइटा की बात करते हैं मेरे भाई, तो जो टेरिडोफाइटा हमारा होता है, जिस तरह से ये प्लांट का उभयचर होता है उस तरह से ये प्लांट का सरीसृप कहलाता है। क्योंकि ये जमीन पर फैलता है इसलिए इसको प्लांट का हम लोग क्या कहते हैं? इसको सरीसृप के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखेंगे। टेरिडोफाइटा की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये भी बिना फूल वाला कैटेगरी में आता है। ये भी हमारा क्या कहेंगे, यहां पर हमारा बिना फूल वाला पौधा है, इस बात को आप ध्यान रखना। ये भी बिना फूल वाला पौधा होता है। दूसरी बात मेरे भाई, अगर ये बिना फूल वाला पौधा होगा तो इसमें भी हमारा स्पोर फॉर्मेशन द्वारा जनन होता है। इसमें भी किससे होगा? तो स्पोर फॉर्मेशन द्वारा क्या होगा? तो यहां पर जनन होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगर टेरिडोफाइटा की अगर बात करते हैं, इसका जो डोमिनेंट फेज होगा, ये पूछता है इसका जो डोमिनेंट फेज होगा वो क्या होगा? तो मेरे भाई इसका जो डोमिनेंट फेज हमारा होता है, इसका जो डोमिनेंट फेज हमारा होता है, इस डोमिनेंट फेज को हम लोग क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग कहते हैं स्पोरोफाइट, इस बात को ध्यान रखना। इसका स्पोरोफाइट्स होता है। तो टेरिडोफाइट, स्पोरोफाइट्स किसका डोमिनेंट फेज है? टेरिडोफाइटा का। और गेमेटोफाइट्स हमारा जो है किसका हमारा डोमिनेंट फेज कहेंगे? ब्रायोफाइट्स का है। तो ये दो बात आपको ध्यान रखना है, इसलिए ये तो हमारा नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो दोनों पे आपके पकड़ होने चाहिए, जो कि क्वेश्चन आपका पूछता है। आगे चलते हैं। मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहां होता है? मेरे भाई मूत्र का जो निर्माण होता है, जाहिर सी बात है, यूरिन वगैरह का फिल्ट्रेशन कहां होता है? तो हम लोग जानते हैं कि यूरिन का जो फिल्ट्रेशन होता है, ये जो यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है वो कहां होता है? यूरिन का जो फिल्ट्रेशन होता है वो कहां होता है? तो हमारे किडनी में होता है, इस बात को ध्यान रखना। यूरिन का फिल्ट्रेशन कहां होगा? तो कहेंगे किडनी में होता है, इस बात को ध्यान रखना। और किडनी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो वृक्क कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यूरिन का फिल्ट्रेशन कहां पे होगा? तो मानव शरीर कहने का मतलब है मानव शरीर में मूत्र, और मूत्र का मतलब क्या है? यूरिन की बात कर रहा है। तो यूरिन को फिल्टर कहां पे करते हैं? तो किडनी में यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। तो यहां पर हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। मूत्राशय जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, यहां तो मूत्र जमा होता है, यहां तो मूत्र जमा होता है मेरे भाई, यहां मूत्र जमा होता है, इस बात को ध्यान रखना। इस जगह पर तो मूत्र जमा होता है। और यकृत की बात करते हैं, जो लीवर हमारा होता है, इसका अलग अपना फंक्शन होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जो किडनी है ये यूरिन का भी फिल्ट्रेशन करेगा और साथ साथ ये ब्लड का भी फिल्ट्रेशन करता है, ये ब्लड का भी फिल्ट्रेशन करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे मेरे भाई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट अगला है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली वलित होकर के क्रिस्टी बनाती है। मेरे भाई क्रिस्टी जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? तो मेरे भाई माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात कर रहे हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें कैसा होता है क्रिया? तो इसमें श्वसन की क्रिया होती है, इस बात को ध्यान रखना। श्वसन की जो क्रिया होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, और इसी श्वसन की क्रिया के दौरान 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। कितना एटीपी ऊर्जा बनेगा? तो 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, इस बात को ध्यान रखना। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं मेरे भाई कि एटीपी हमारा होता है, इसको एनर्जी करेंसी कहते हैं। एटीपी को क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी कहा जाता है, ये इसका नाम है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसको एनर्जी करेंसी कहते हैं। और एनर्जी करेंसी को हिंदी में क्या कहेंगे? तो एनर्जी का मतलब ऊर्जा, करेंसी का मतलब मुद्रा, यानी इसको हम लोग ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी जानते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है मेरे भाई? तो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें, जो हमारा उंगली नुमा संरचना होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको अंगुली नुमा संरचना हम लोग कहते हैं। इसी के अंदर हमारा एक संरचना होता है, जिसको अंगुली नमा संरचना कहते हैं। अंगुली नमा संरचना की हम बात करते हैं। ये जो अंगुली नमा संरचना होता है, इसी को हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। और मेरे भाई ये जो क्रिस्टी हमारा होता है, ये क्या करता है? तो एटीपी संश्लेषण के लिए ये सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। एटीपी के निर्माण के लिए, एटीपी के निर्माण के लिए क्या करता है? एटीपी के निर्माण के लिए क्या करता है? तो मेरे भाई ये सतह क्षेत्र को बढ़ाता है, इस बात को ध्यान रखना। ये सतह क्षेत्र को ये क्या करता है? सतह क्षेत्र को ये क्या करता है? तो कहेंगे बढ़ाता है। अंदर में जो हमारा इनर मेम्ब्रेन होता है, उसके सतह क्षेत्रफल को क्या करता है? बढ़ा देता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको ये क्रिस्टी देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में मेरे भाई हमारा इस तरह से हमारा होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पदार्थ होता है, द्रव पदार्थ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो द्रव पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं? इसमें एक द्रव पदार्थ भी भरा हुआ होता है। उस द्रव पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना इस तरीके से। तो मेरे भाई इसका मेन काम क्या होगा? तो जो क्रिस्टी हमारा होता है, जो उंगली नुमा संरचना हमारा वलित हो जाती है, इस तरह से घुमावदार हमारा होता है, उसकी अगर बात करें तो उसका क्या महत्व है? तो आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्या करता है? तो मेरे भाई ये एटीपी संश्लेषण के लिए, एटीपी निर्माण करने के लिए ये क्या करता है? उसके सतही क्षेत्रफल को ये क्या करता है? बढ़ा देता है। और आसानी
आसानी से 36 एटीपी एनर्जी का निर्माण हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते में एंजाइम का सिक्रेशन, यहां से एंजाइम को संग्रहित नहीं करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के संरचनात्मक हमारा समर्थन प्रदान करता है, ये सब हमारा नहीं है। ऐसा नहीं कि उसकी संरचना के लिए इसको हमारा क्रिस्टी बनाते हैं, तो क्रिस्टी का अपना एक मेन फंक्शन है। ये क्रिस्टी जो अंगुलिनुमा संरचना होती है, ये एटीपी का निर्माण के लिए क्या करता है, सतह वाले जो क्षेत्रफल होते हैं उसको क्या करता है, बढ़ा देता है, उसी में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उंगुलिनुमा संरचना हमारा निकला हुआ रहता है। आगे चलते हैं, अगला है कि कैंसर क्या है। मेरे भाई कैंसर की अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी हम कैंसर की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कैंसर अगर किसी को होता है तो उसका रीजन क्या है। मेरे भाई कैंसर अगर किसी को रीजन अगर होता है तो उसका रीजन ये है कि उसके अंदर क्या होगा, तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है, उनके अंदर अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है। इस बात को ध्यान रखना, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, ये बात आपको ध्यान रखना, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है, इस बात को ध्यान रखना। और सेल डिवीजन को ही तो माइटोसिस कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग माइटोसिस के नाम से जानते हैं। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर करना तो बहुत आसान है, आप आसानी से आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। लेकिन अनकंट्रोल सेल डिवीजन अगर हमारा होता है, इसमें दो तरह का चीज हमारा यहां पर पाया जाता है। जब सेल डिवीजन यहां पर होता है तो मेरे भाई इसी सेल डिवीजन के दौरान ट्यूमर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जो ट्यूमर होता है इसका निर्माण होता है, यहीं पर ट्यूमर का निर्माण होता है। लेकिन यह भी ट्यूमर दो प्रकार का ट्यूमर होता है, एक बेनाइन होता है, तो एक मेरे भाई कैसा होता है, कहेंगे एक को हम लोग कहते हैं मैलिग्नेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें भी दो तरह का ट्यूमर होता है, ट्यूमर का दो तरह का हमारा होता है, एक को हम लोग बेनाइन कहते हैं और दूसरा जो ट्यूमर होता है उसको मैलिग्नेंट के नाम से हम लोग जानते हैं, मैलिग्नेंट के नाम से जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब जो बेनाइन है और जो मैलिग्नेंट है, तो मेरे भाई ये हमारा डेंजर नहीं होता, ये डेंजर होता है। लेकिन जो बेनाइन हमारा ट्यूमर होता है इसको ऑपरेशन के जरिए काट करके निकाल दिया जाता है। आप इसको सर्जरी से निकाल दीजिए, 10 साल 20 साल भी रहेगा तो कुछ नहीं होगा, तो इससे 10 साल 20 साल 25 साल भी रहेगा, 30 साल भी रहेगा तो कुछ नहीं होगा। बाद में इसको ऑपरेशन सर्जरी करके इसको निकाल दिया जाता है, इसको सर्जरी करके मेरे भाई यहां पर सर्जरी करके निकाल दिया, सर्जरी से इसको क्या करते हैं, सर्जरी से निकाल दिया जाता है, इसको सर्जरी से क्या करते हैं तो इसको निकाल दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखना, अगर किसी को बेनाइन ट्यूमर है तो उसको कैंसर नहीं होगा, और बाद में जाकर के उसको बेनाइन को क्या करता है, डॉक्टर सर्जरी से क्या करता है, उसको निकाल दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, उसको क्या करेगा तो सर्जरी से उसको निकाल दिया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। लेकिन अगर किसी को मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर हो जाता है तो यही कैंसर का कारण बन जाता है, इसी से मेरे भाई क्या होता है, कैंसर होता है, इसी से कैंसर होता है। ऐसे आपको पता होना चाहिए हमारे शरीर में कहीं पर भी अनवांटेड सेल का ग्रोथ अगर होता है, कोई भी सेल का ग्रोथ अनवांटेड होता है जो हमारे काम का नहीं है, समझिए वो कैंसर का कारण ही बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, किससे कैंसर होता है, तो मैलिग्नेंट जो हमारा ट्यूमर होता है उससे कैंसर होता है। और ट्यूमर का निर्माण किससे होता है, तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन से होता है। और सेल डिवीजन हमारा क्या, तो माइटोसिस की प्रक्रिया की बात करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाओगे तो आप सीधा आंसर करोगे ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर कौन सा होगा, तो ए के साथ हम लोग जाएंगे और आंसर करेंगे, ए करेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मियोसिस की अगर बात करते हैं, इसमें तो स्पर्म ओवम का निर्माण होता है, ये तो नहीं होगा, ये दोनों हमारा ऐसे भी नहीं। माइटोसिस में सेल डिवीजन हमारा होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई, अर्धसूत्री विभाजन जो हमारा मियोसिस होता है उसका महत्व क्या है। अभी जस्ट हमने आपको बताया सर बिहार स्टेट नोटिफिकेशन कब तक आएगा, सर लगातार मैसेज कर रहे हैं। अब बिहार स्टेट का जो आपका नोटिफिकेशन है आ जाना चाहिए था, अभी तक नहीं आया है, लेकिन आप समझ लीजिए कि कभी भी स्टेट का नोटिफिकेशन आपका मे भी दे सकता है। अब कब कौन सी दे देगा ये कोई नहीं जानता है, आप खाली इंतजार करते रहिए। आगे इलेक्शन है, और चुनाव अगर इलेक्शन आगे है तो आप ये समझ लीजिए कि वैकेंसी भी आएगी, स्टेट का एग्जाम भी होगा, और जल्दी जल्दीबाजी में होगा। इसलिए आप तैयार रहिए, पूरी तरीके से पूरा कमर कस के तैयार रहिए। अगर एग्जाम डेट भी आ गया तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि बाद में फिर पछतावा पड़े। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप करके बताइए मेरे भाई। आप कहेंगे सर अगर हम लोग मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस भी हमारा क्या है, ये इसमें भी सेल डिवीजन हमारा होता है। हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, हम यहां पर मियोसिस की हम बात कर रहे हैं, किसकी, तो मियोसिस की बात कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, तो सेल डिवीजन की प्रक्रिया है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें भी सेल डिवीजन होता है, लेकिन मियोसिस के दौरान क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है।
मेल में अगर देखेंगे, अगर मेल में अगर देखिएगा तो मेल में किसका निर्माण होगा, तो स्पर्म का निर्माण होता है, इसमें स्पर्म का निर्माण होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जबकि फीमेल में यही चीज देखिएगा तो उसमें ओवम का निर्माण होता है, एग का निर्माण होता है। अगर फीमेल में अगर देखिएगा तो इसी डिवीजन के चलते यहां पर क्या होता है, ओवम का निर्माण होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मियोसिस में सेल डिवीजन हमारा होता है, ये भी हमारा प्रोसेस है, लेकिन आपको ध्यान रखना स्पर्म और ओवम का निर्माण होता है। और यही स्पर्म और ओवम आपको पता है मेरे भाई लैंगिक जनन में भाग लेता है। यही किस में भाग लेता है, तो कहेंगे यही हमारा लैंगिक जनन में भाग लेता है, इस बात को ध्यान रखना। यही लैंगिक जनन में हमारा क्या होता है, कहेंगे हमारा यहां पर भाग लेता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं, समझना गौर से, क्वेश्चन में कह रहा है कि मियोसिस का क्या महत्व है, तो ये लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में गुणसूत्र की संख्या को स्थिर कर देता है, इस बात को ध्यान रखना। और पता है कि गुणसूत्र की जो संख्या होती है, अगर मेल का 23 तो फीमेल का क्या होगा 23 होता है, 46 क्रोमोसोम हमारा किसी भी कहेंगे यहां पर सेल डिवीजन, आप ये कह सकते हैं मेरे भाई लैंगिक जनन के लिए कम से कम 46 क्रोमोसोम हमारा चाहिए। नहीं, लैंगिक जनन की अगर हम बात करते हैं उसके लिए क्रोमोसोम हमारे होंगे और उसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, फिक्स हो जाती है। तो उसमें 22 को तो हमारा अलैंगिक होता है और 2 को हमारा लैंगिक, 2 जोड़ा हमारा लैंगिक का होता है, उसको ये फिक्स कर देता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि लैंगिक जनन जब होगा तो उसमें विविधताएं आती है और अनुवांशिक विविधताएं आती है, तो ये भी हमारा सही है। अगला कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन, कायिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, ये गलत है। कायिक वृद्धि तो मेरे भाई यहां पर जिसको हम लोग कहते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं किसी भी प्लांट का तना काट के लगा देते हैं, इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, अगर हम यहां पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन की अगर हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की अगर हम बात करते हैं, इसके लिए मेरे भाई यहां पर ये रेस्पॉन्सिबल हमारा मियोसिस रेस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके लिए कोई मियोसिस का कंसेप्ट हमारा नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसके लिए कोई मियोसिस का कंसेप्ट काम नहीं करता है, तो ये हमारा नहीं होगा। बात बाकी ये सही है, ये सही है, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दो स्टेटमेंट आपके सही हो गए। आगे चलते हैं। अगला, पौधे में जल परिवहन का सबसे स्वीकृत सिद्धांत हमारा क्या होगा। मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, यहां पर एक लाइन लिखा हुआ है मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी लिखा हुआ है। मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी की बात अगर करें, यानी कि मेरे भाई जो दिया हुआ है ना, उसमें जो सबसे बेहतर होगा वो आंसर करना है आपको। कोई एक वो करना है जो मोस्ट हमारा सबसे बढ़िया आंसर होगा वो आंसर करना है। तो आप कहेंगे सर बहुत बच्चे कैपिलरी रिएक्शन मारने लगे होंगे, कैपिलरी रिएक्शन मारने होंगे, मेरे भाई गलत हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। आपके आंसर क्या होंगे, अगर आपके आंसर्स की अगर हम बात करें तो पौधे में जल परिवहन को स्वीकृत अगर दिया गया है तो आपको ध्यान रखना है किसी भी प्लांट में जल परिवहन की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट में अगर जल परिवहन की अगर हम बात करते हैं तो इस जल परिवहन के लिए हमारा ये भी होगा और वो भी होगा। इसके लिए अगर हम लोग कहेंगे तो मेरे भाई कैपिलरी एक्शन भी हमारा होता है। इसके लिए अगर देखेंगे तो हमारा कैपिलरी एक्शन भी होता है और कैपिलरी एक्शन से तुम्हारा पानी पौधे में चढ़ता है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका ये है, जिसको हम लोग यहां पर ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा हमारा कौन सा होता है, जिसको हम लोग ट्रांसपायरेशन, ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जो ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी हमारा होता है, ये हमारा क्या तो हम कहेंगे पौधे में जल परिवहन के लिए स्वीकृत हमारा क्या तो सिद्धांत है। ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी कहने का मतलब मेरे भाई, जब तक प्लांट में ट्रांसपायरेशन नहीं होगा, जब तक प्लांट में ट्रांसपेरेंशन नहीं होगा तो प्लांट फिर नीचे से जल को ऊपर नहीं खींचेगा, क्योंकि आपको पता है कि वाष्पोत्सर्जन होगा तभी प्लांट क्या क्या करेगा, तो वहां से नीचे से जमीन से पानी को ऊपर खींचता है। तो मेरे भाई आप एक बात बताइए, प्लांट में अगर जल का परिवहन होगा उसके लिए क्या जरूरी है, तो ट्रांसपैरेशन होना जरूरी होता है, वाष्पोत्सर्जन का होना जरूरी होता है। तो आपसे इसीलिए क्वेश्चन पूछा है कि पौधे में जल परिवहन करने का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है। तो मेरे भाई मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी जो पूछा गया है वो है आपका ट्रांसपैरेशन पुल थ्योरी होना चाहिए, यानी कि ट्रांसपैरेशन होगा तभी तो मेरे भाई वो जल को खींचेगा, इस बात को आप ध्यान रखना। तो यहां पर आप सीधा कहेंगे हाँ कैपिलरी एक्शन से जल चढ़ता है ऊपर, पौधे में जल का परिवहन कैपिलरी एक्शन से होता है, लेकिन क्वेश्चन यहां कुछ और है। यहां कह रहा है कि पौधे में जल के परिवहन का सबसे स्वीकृत सिद्धांत हमारा क्या है, तो हम लोग ट्रांसपैरेशन पुल थ्योरी के साथ जाएंगे। और जो ट्रांसपैरेशन पुल थ्योरी होता है उसके अंदर हमारा कोहेशन हमारा होता है, और कोहेशन की बात करते हैं या फिर हम लोग वहां पर सरफेस टेंशन की बात करते हैं या फिर हम लोग कोहेशन एडहेशन की बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, उसमें यही चीज हमारा काम करता है। अगर मान लेते कि पौधे में जल परिवहन के लिए हमारा क्या होगा, तो कहेंगे जड़ से अगर पानी ऊपर चढ़ता है उसको हम लोग कैपिलरी एक्शन कहते हैं। अगर मेरे भाई पौधे में अगर जल नीचे से जल अगर ऊपर चढ़ता है उसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं। लेकिन यहां कह रहा है कि जल परिवहन के लिए जल का परिवहन तो तब होगा जब ट्रांसपैरेशन होगा, इसलिए ये थ्योरी हमारा मोस्ट
यहां पर इंपॉर्टेंट है, इसको आप आंसर करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, इसी को आप आंसर करेंगे, इसी को आप आंसर करेंगे। ये जल परिवहन के लिए कैपिलरी रिएक्शन हमारा होता है, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछ गया यहां पर मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी आपसे पूछा गया है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपैरेशन पुल थ्योरी। आगे चलते हैं, अगला है निम्नलिखित में से एक बृहद पोषक तत्व जिसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं, वो हमारा क्या होगा। मेरे भाई आपको मैंने कई बार बोला भी था, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रो को याद रखिए, लेकिन आप लोग याद रखने वाले तो है नहीं। तो एक हमारा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की हम बात करते हैं, और माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म पोषक तत्व, इसको माइक्रो का मतलब सूक्ष्म होता है, इसलिए हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर मेरे भाई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर बात करते हैं, इसके लिए आपने बताया था, याद क्या रखना है, जमाने में मोहब्बत बड़ी फेंकू कहलाती, आपको मैंने बोला था इसको याद रखना, जमाने में मोहब्बत बड़ी फेंकू कहलाती है, जमाने में मोहब्बत बड़ी फेंकू कहलाती है, मैंने आपको बहुत बार बताया, इसको आप याद रखिएगा, इसी से आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता चलेगा, इस ध्यान रखना। और दूसरा मैंने आपको बताया था मेरे भाई, एक हमारा मैक्रो होता है, ये माइक्रो MICRO है, यहां पर MICRO है, जबकि यहां MACRO है, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इस बात को ध्यान रखना। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, बृहद पोषक तत्व कहते हैं, इसको बड़ा होता है, ये छोटा होता है, इसलिए सूक्ष्म इसको बृहद कहते हैं, इसको हम लोग बृहद पोषक तत्व के नाम से हम लोग जानते हैं, ये बृहद पोषक तत्व हमारा होता है। और इसके लिए हम लोग कहते हैं कि चीफ मेडिकल ऑफिसर नदिया के पार कैसे हो गया। मेरे भाई कोड वर्ड याद बता रहे हैं आपको, चीफ है मेडिकल ऑफिसर नदिया के पार कैसे हो गया, ये आपको बताना है, चीफ है मेडिकल ऑफिसर नदिया के पार कैसे हो गया, इसी से याद रहेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। चीफ मेडिकल ऑफिसर नदिया के पार कैसे हो गया, ये आपको बताना है, इसी से आपको पता चलेगा नदिया के पार कैसे हो गया, नदिया के पार कैसे हो गया, ये चीज आपको मेरे भाई बताना है। अब देखिएगा सर, इसी में हम सबको ढूंढ लेंगे, कम से कम मैक्सिमम तो मिल जाएगा। जमाने में मोहब्बत बड़ी फेंकू कहलाता है, जमाने मतलब जिंक की बात कर रहा है, जमाने में मोहब्बत की बात कर रहा है, इसका मतलब मेरे भाई जमाने में यानी कि मैग्नीज की बात कर रहा है, और मोहब्बत बोलेगा तो हम कहेंगे मॉलिबेंडम की बात कर रहा है, बड़ी बोलेगा इसका मतलब बोरोन की बात कर रहा है, समझना गौर से। फेंकू कह रहा है, इसका मतलब मेरे भाई फे मतलब आयरन, कु मतलब कॉपर, फेंकू कहलाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहां इसके लिए आप देखेंगे तो चीफ मेडिकल ऑफिसर नदिया के पार कैसे हो गया, तो चीफ मेडिकल, चीफ का मतलब कार्बन से हमारा, मेडिकल ऑफिसर मतलब हमारा मैग्नीशियम हो गया, मेडिकल ऑफिसर यानी कि हमारा ऑक्सीजन हो गया, चीफ मेडिकल ऑफिसर नदिया के पार कैसे हो गया, नदिया मतलब हमारे नाइट्रोजन होंगे, नदिया के मतलब नदिया के पार, पार मतलब फॉस्फोरस, पार कैसे हो गया मतलब हमारा कैल्शियम होगा, कैसे हो गया मेरे वाला हाइड्रोजन भी हमारा होगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप इतना भी याद रखते तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पकड़ा ही जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रहेगा तभी तो बनेगा। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे मेरे भाई बृहद पोषक तत्व के बारे में पूछा है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पूछा है, और इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर नदिया के पार कैसे हो गया। अगर इतना अगर आपको याद है मेरे भाई, तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर को कर सकते हैं। अब बताइए कौन सा इसमें हमारा, इसमें से कौन सा टर्म हमारा होगा, तो आप कहेंगे सर बृहद पोषक तत्व की अगर बात करते हैं तो इसमें से अगर देखेंगे तो नाइट्रोजन हमारा यहां पर है, नाइट्रोजन हमारा है, क्या मैग्नीज है इसमें, यहां पर मैग्नीज नहीं, मैग्नीज हमारा यहां है जो कि माइक्रो है, ये मैक्रो है, ये माइक्रो है, तो मेरे भाई ये क्या है, तो कहेंगे इसको हम लोग कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व कहेंगे। ये कैसा होगा, तो इसको हम लोग यहां पर सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से हम लोग जानेंगे। फेकू कहलाते, देखो यहां फे मतलब आयरन, कु मतलब कॉपर, ये हमारा क्या है, तो कहेंगे ये भी हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व है। लेकिन अगर नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कैसा होगा, तो कहेंगे ये बृहद पोषक तत्व की हम बात करते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर बृहद पोषक तत्व के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट हो जाएगा। और आपको यही ट्रिक करके याद रखना और दीवार में चिपका लेना, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछता है, और बीपीएससी को तो बहुत प्यार है यहां से क्वेश्चन उठाने का, इसलिए ये तो आप जहां पढ़ते हैं वहां चिपका लीजिएगा। हमने आपको कोडवर्ड बताया जिससे आपको याद रह जाए, नहीं तो इसको याद रखना थोड़ा इंपॉसिबल होता है, ध्यान रखना। चलते हैं आगे मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धमनी, ये गलत लिखा हुआ है, धमनी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं, सीरा को क्या कहते हैं, तो वेन्स कहते हैं, इंग्लिश में गलत आपको गलत लिखा हुआ था। लेकिन हम लोग चलते हैं मेरे भाई यहां पर, इसको समझते हैं। हम लोग जानते हैं जो धमनी हमारा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, धमनी हमारा मोटा होता है, धमनी क्या होता है, धमनी मोटा होता है, और धमनी के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। यहाँ का ब्लड प्रेशर की अगर बात करेंगे तो बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है, और धमनी जो होता है मेरे भाई ये कैसा होता है, कहेंगे ये मोटा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखना, जो धमनी है इससे शुद्ध
शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, इससे शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ये बात आपको ध्यान, इससे कैसे रक्त का प्रवाह होता है? तो शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। हम आर्टरी की बात कर रहे हैं, हम धमनी की बात कर रहे हैं, हम आर्टरी की बात कर रहे हैं, हम धमनी की बात कर रहे हैं। और अगर इसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, यदि मेरे भाई इसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, तो शुद्ध रक्त का जो पीएच मान है वो आपको पता होगा। ये शुद्ध रक्त का जो पीएच मान होता है हमारा कहां से कहां तक होता है? तो 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है। 7.35 से लेकर के 7 मेरे भाई 4.5 तक होता है, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखना, और इतना अगर पीएच मान है तो कहीं ना कहीं हमारा जो ब्लड होता है, जो शुद्ध रक्त हमारा, जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त, रक्त में जब ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है तो उसको शुद्ध रक्त कहते हैं। इसका पीएच मान इतना होगा, इसका मतलब 7 से अधिक होगा, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बेसिक नेचर का होगा। दूसरी बात आप ध्यान रखना, हम सीरा की बात करते हैं, और सीरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको वेन्स कहते हैं। जब कोई इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग आर्टरी के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना, इसको हम लोग आर्टरी कहते हैं। तो ये जो वेन्स होता है मेरे भाई, याद रखना, यहाँ ये पतली होती है, यहाँ का ब्लड प्रेशर हमारा कम होता है, यहाँ पर ब्लड का प्रेशर कम होता है। और ये कैसी होती है? कहेंगे हमारा पतली होती है, ये पतली होती है, इस बात को आप ध्यान रखना। जबकि यहाँ का मोटा होगा तभी तो ब्लड प्रेशर को सहेगा। और दूसरी बात ध्यान रखना है कि ये अगर शुद्ध रक्त का प्रवाह करेगा, याद रखना मेरे भाई, जो सीरा होता है ये अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। हमारे शरीर के अंदर अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, इस बात को ध्यान रखना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अगर ये अशुद्ध रक्त का प्रवाह करेगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? कार्बोनिक एसिड का निर्माण करता है। इसमें क्या होगा मेरे बच्चे? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। इसमें मेरे अशुद्ध रक्त है, इसका मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। इसी कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस के कारण क्या होता है? कहेंगे कार्बोनिक एसिड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? कहेंगे कार्बोनिक एसिड का निर्माण करेगा। अगर कार्बोनिक एसिड का निर्माण करता है तो मेरे भाई इसका पीएच मान हमारा कम हो जाता है, इसलिए इसका पीएच मान क्या होगा? कहेंगे यहां पर कम हो जाएगा। लेकिन इसका पीएच मान कितना होगा? तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, जो हमारा सीरा है इसके लिए अगर पीएच मान की अगर हम बात करेंगे तो इसका पीएच मान इससे तो मेरे भाई हमारा क्या होगा? इससे हमारा कम हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 7.31 से लेकर के 7.31 से लेकर के 7.41 हो जाएगा। यानी इसके पीएच मान से इसका पीएच मान हमारा कम होता है। तो मेरे भाई धमनी की बात करते हैं, उसका पीएच मान ज्यादा होता है, और सीरा में पीएच मान हमारा क्या होगा? कहीं कम होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाइए, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए, और बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिए। ऑप्शन बी जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? बताइए तो मेरे भाई, बताइए तो। और हमारे अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि बताओ ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लड का पीएच मान हमारा 7.35 से लेकर के 7 हमारा कितना, तो कहेंगे 4-5 तक होता है। ध्यान रखेंगे क्या? वो हमारा अलग चीज है। मेरी आवाज जा रही है? बताइए तो, जल्दी से बताइए। आगे हम लोग चलते, तो ये क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा है कि मानव में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बिल्कुल होता है मेरे भाई, हमारे शरीर के अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जबकि हमारा जो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, फिश वगैरह की बात करते हैं, फिश में सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो मेरे भाई अगर हम बात करते हैं यहां पर, अगर हम मानव की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, मानव की बात करते हैं, ह्यूमन की अगर बात करते हैं, तो एक बात आप जान लीजिए, इसमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। डबल, DOUBLE, डबल होता है, DOUBLE, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। कैसा होगा? तो इसमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करेंगे। और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। इस बात को ध्यान रखना, दोहरा परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। दोहरा परिसंचरण तंत्र हम लोग इसको कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब मामला क्या है कि हमारे शरीर के अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। होता क्या है? तो एक बार शरीर से ब्लड जाएगा किसमें? तो हमारे हार्ट में जाएगा, तो दायां आलिंद से दायां नीले में जाएगा, फिर वहां से निकल करके उस हार्ट से निकल करके फिर कहां जाएगा? तो लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से छन करके कहां आएगा? तो फिर हमारे हार्ट में आएगा। तो मेरे भाई हार्ट में 2 बार ब्लड आया कि नहीं आया? अगर हार्ट में 2 बार ब्लड आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा हो रहा है। तो होता क्या है मेरे भाई, हम लोग को समझना है, हर रक्त जो हमारा ब्लड होता है हृदय से 2 बार गुजरता है, एक बार शरीर में और एक बार फेफड़ा में जाने के लिए गुजरता है। बिल्कुल सही बात है, एक बार आता है तो फेफड़ा में जाता है, और जब फेफड़ा से छन करके वो जाता है तो पूरा हार्ट के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। ये बात सभी लोग जानते हैं जो लोग पढ़ रहे हैं। और हमारे हार्ट में 2 गो आलिंद होगा, 2 गो नीले होगा, उसी लिए तो 2 गो आलिंद 2 गो नीले होता है। और आपको ध्यान रखना मेरे भाई, यहां पर आपको दे रखा है
कि फुसफुसिये और दैहिक परिसंचरण का अस्तित्व, द एग्जिस्टेंस ऑफ पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसको हम लोग कहते हैं कि पल्मोनरी हमारा यहाँ पर आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स भी होता है, और साथ ही साथ सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब होता है जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है। ये सब उसी से रिलेटेड हमारा है। हम कहेंगे उपयुक्त में से डी, आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे मेरे भाई बढ़ते हैं। आगे आप देख रहे होंगे कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए सेशन 5 का ये बैच आया है, 5वां बैच है, और ये आपको ऑनलाइन में ये क्लासेस आपको मिला है। न्यू बैच करके आप देखेंगे मैथ एंड साइंस का। मैथ साइंस के साथ आपको जीएस कॉमन पेपर भी आपको मिलेगा, जो कि आपको यहां पर दिख रहा होगा साइंस के लिए और मैथ्स के लिए सर आपको दिख रहे होंगे जो पढ़ाएंगे। और हम आपसे कहना चाहते हैं मेरे भाई कि जिनका भी तैयारी अभी भी वीक है, ऑनलाइन में कुछ क्लासेस करना चाहते हैं साइंस में, अगर आपको कहीं लगता है कि हमारा साइंस वीक है, अच्छे अच्छे चैप्टर को पहले पढ़ा दीजिए सर, बढ़िया बढ़िया चैप्टर को पहले पढ़ा दीजिए, हम वही चैप्टर पहले पढ़ा देंगे और उससे क्वेश्चन आपका बन जाएगा, तो आपका साइंस और मजबूत हो जाएगा। आपको लगता होगा कि हम तोप हैं, लेकिन एक बार पढ़ के देखिएगा, आपको लगेगा कि हमारा तोपगिरी सब गायब हो जाएगा और लगेगा कि हम बहुत कुछ सीख गए। तो मेरे भाई न्यू बैच जो है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर ये आपको दिखेगा। बीपीएससी शिक्षक 4.0 के लिए अगर किसी को लगता है कि 6 to 8 9 10 के लिए क्लासेस लेना है, जाकर के देखेंगे तो आपको न्यू बैच साइंस का भी, न्यू बैच आपको मैथ का भी, और न्यू बैच आपको 6 to 8 9 10 दोनों के लिए कॉमन बैच भी आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगला कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक जिसको डिकम्पोजर कहते हैं उसकी भूमिका क्या होती है। मेरे भाई डिकम्पोजर जो होता है हमारा, डिकम्पोजर जो हमारा होता है वो सब कुछ को खत्म कर देता, और डिकम्पोजर में कौन आता है, बैक्टीरिया आता है मुख्य रूप से। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लेते हैं आप फूड चेन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, आप फूड चेन पढ़ते होंगे, तो जो मेरे में फूड चेन होता है इसको हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। फूड चेन को क्या कहते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अगर इस खाद्य श्रृंखला की अगर बात करते हैं, शुरुआत तो हमारा उत्पाद से होता है, तो हरे पेड़ पौधे हो तो उसको उत्पाद कहते हैं, उसको खाने वाला कीट होता है इसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं, और इसको खाने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर, इसको खाने वाला टेरसरी कंज्यूमर हमारा होता है, और सबको खाने वाला, सबको लास्ट में खत्म करने वाला डिकम्पोजर कहलाता है। सबको लास्ट में खत्म करने वाला डिकम्पोजर, और जो डिकम्पोजर होता है इसी डिकम्पोजर की हम बात कर रहे थे। तो मेरे भाई फूड चेन के सबसे अंतिम श्रृंखला में कौन जुड़ा हुआ है, तो डिकम्पोजर जुड़ा हुआ है। सबसे पहले कौन है, तो उत्पाद है, सभी हरे पेड़ पौधे होंगे, उसको खाने वाला कीट होगा, कीट को खाने वाला सांप मेढक वगैरह होगा, उसको खाने वाला कुछ और मांसाहारी जीव होगा, और सबको खत्म करने वाला डिकम्पोजर होगा। तो मेरे भाई डिकम्पोजर पर क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो डिकम्पोजर पर क्वेश्चन पूछा गया है। और डिकम्पोजर को क्या कहते हैं, तो अपघटक कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो सब कुछ को, सड़ा हुआ चीज को भी ये खत्म कर देगा, अपघटक। और मेरे भाई यहां पर ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे, तो जो डिकम्पोजर हमारा होता है वो बैक्टीरिया होता है। मुख्य रूप से हमारा क्या होता है, बैक्टीरिया होने के लिए तो मेरे भाई इसमें फंगी वंगी सब हमारा आता है, लेकिन मुख्य रूप से आप देखेंगे तो ये बैक्टीरिया हमारा होता है, ध्यान रखेंगे। ये सब कुछ को लास्ट में खत्म कर जाता है, तो ये हमारा डिकम्पोजर होता है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो जाहिर सी बात है सब कुछ को सरा गला करके तोड़ देगा, यानी कि जितने भी जटिल पदार्थ हैं सबको सरल पदार्थ में तोड़ देगा, खत्म कर देगा उसको। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये जो मृत कार्बनिक पदार्थ हमारे होते हैं, जो सरे गले हुए पदार्थ, जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उसको कौन खत्म करेगा, तो डिकम्पोजर खत्म करेगा। इसलिए कहते हैं कि वो मृत कार्बनिक पदार्थ को सरल और कार्बनिक पदार्थ में ये क्या करता है, तोड़ देता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, और ये मिट्टी में मिला देता है उसको, ये इसका मेन फंक्शन होता है। दूसरी बात, वे पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में भी मदद करता है, पोषक तत्व का जो पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग होता है उसमें भी मदद करता है। और ये कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला शुरू करते हैं, मेरे भाई ये खाद्य श्रृंखला को शुरू थोड़ी करता है, ये खाद्य श्रृंखला को शुरू थोड़े करता है, ये खाद्य श्रृंखला का अंत करता है मेरे भाई, ये अंत करता है डिकम्पोजर, उसको अंत करता है, फूड चेन का वो लास्ट पोजीशन होता है। तो ये आपका गलत है, ये सही था, ये आपका सही है। आंसर करेंगे हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए मेरे भाई 27 नंबर का डी आंसर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है एक सेल का टर्मिनल विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल ई के बराबर कब होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बताइए मेरे भाई। यहां पर दे रखा है कि टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल हमारा बराबर कब होता है। अच्छा, ये स्टेटमेंट पढ़ के आपको बताना पड़ेगा। एक बात बताइए मेरे भाई, जो विद्युत वाहक बल हमारा है वही विभवांतर की बात कर रहे, दोनों एक ही चीज है। और हम लोग जानते हैं
समान विद्युत वाहक बल पर कोई करंट का फ्लो नहीं होता है, समान विभव पर किसी करंट का फ्लो नहीं होता है। तो कह रहा है एक सेल का टर्मिनल विभवांतर भी है, उसके विद्युत वाहक बल E के बराबर कब होता है? जब मेरे पास उस सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही होगी, तभी वो आपस में बराबर होगा मेरे भाई, तभी उसका पोटेंशियल सेम हो पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये हो सकता है। और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन नंबर आप बी करेंगे करेक्ट। बताओ इसके बारे में बताए हैं कि नहीं, पहले भी तुम लोगों को नहीं बताया है तुम लोगों को, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे? तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है एक परिनालिका सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? मेरे भाई ये तो कल भी क्वेश्चन आया था, इधर भी क्वेश्चन कल भी हम कराए थे। सोलेनॉइड के लिए एक फॉर्मूला आपको बताए थे, बताओ तो लगातार फॉर्मूला इस तरह से बताते आ रहे हैं। म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय हमारा एल होता है। हमने बोला था कि बी हमारा समानुपाती किसका होगा? तो एन का होगा। बी वित्तों का समानुपाती किसका? तो आई का होगा। बी वित्तों कर्मानुपाती किसका होगा? तो कहीं एल का होगा। तो मैंने बताया था मेरे प्रति इकाई लंबाई का मतलब होता है, प्रति इकाई लंबाई का मतलब होता है कि जो बी है प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या पर, तो मेरे भाई फेरों की संख्या पर तुम्हारा बी निर्भर करता ही है। साथ ही साथ ये लंबाई पर भी, प्रति इकाई लंबाई पर भी निर्भर करता है बी। प्रवाहित धारा पर भी हमारा बी निर्भर करता है। इसका मतलब है मेरे भाई इस पर भी करता है, इस पर भी करता है और इस पर भी करता है, क्योंकि जो बी है वो हमारा समानुपाती किसका? तो म्यू नॉट का भी है। यानी कि मेरे पदार्थ की प्रकृति पर भी करता, कोर पदार्थ की प्रकृति पर भी करता। उपयुक्त में से एक से अधिक मारिए डी। आगे चलते हैं। अगला है अक्रिय युग्म प्रभा इनट पेयर इफेक्ट। मेरे भाई ये 12th का चीज आपका है, लेकिन आप जान लीजिए इनट पेयर इफेक्ट से दो क्वेश्चन उठाया गया। एक क्वेश्चन तो ये लिया गया है और एक क्वेश्चन हमारा ये लिया गया है। आपको ध्यान रखना है कि इनट पेयर इफेक्ट जो हमारा होता है वो किस में होता है। हम आपको काम का चीज बस बताते हैं, नहीं तो इनट इसको बताने में आधा घंटा लग जाएगा। इनट पेयर इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, ये जो इनट पेयर इफेक्ट हमारा होता है सब में नहीं लगता है। ये किस किस ग्रुप में लगता है? तो मेरे पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप हैं? तो पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप की संख्या कितनी है? तो 18 है। लेकिन इनट पेयर इफेक्ट हमारा किसके लिए होता है? तो याद रखना मेरे भाई ये किसके लिए एप्लीकेबल है? याद रखना ग्रुप 13 के लिए है। याद रखना मेरे भाई ग्रुप 13 के लिए होगा। याद रखना ग्रुप हमारा 14 के लिए है। और याद रखना ये किसके लिए? तो कहेंगे यहां पर ग्रुप 15 के लिए भी एप्लीकेबल है। ये किस किस ग्रुप के लिए एप्लीकेबल है? तो ग्रुप 13, 14 और 15 के लिए एप्लीकेबल है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे हमेशा के लिए। और 13, 14, 15 के लिए कौन सा एलिमेंट हमारा इस चीज को शो करता है? इनट पेयर इफेक्ट को कौन शो करता है? तो याद रखना मेरे भाई, अगर हम 13वां ग्रुप की अगर बात करते हैं तो वो बोरोन फैमिली होता है। 13th ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा होगा? कहेंगे बोरोन होगा, यानी कि बल्गा एंटी। ध्यान रखेंगे बल्गा एंटी की हम बात करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं यहां पर 14वां ग्रुप 14th ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो ये 14वां ग्रुप हमारा कौन सा होगा? बोरोन फैमिली के बाद कार्बन फैमिली होता है, कार्बन सी पी बी। उसके बाद हमारा 15वां फैमिली, हमारा 15th ग्रुप का फैमिली कौन होता है? नाइट्रोजन फैमिली होता है, नपसस बी। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है इन तीन ग्रुप के लिए होगा और किस एलिमेंट के लिए होता है? कहेंगे ये तीनों एलिमेंट के लिए। लास्ट का जो तीन एलिमेंट हमारा होगा उसके लिए हमारा ये होता है। अब समझना मेरे भाई, यहां पर अगर हम बात कर रहे थे कि हमारा इनट पेयर इफेक्ट जो हमारा होता है वो किसके लिए होता है, हम कहेंगे 13वां ग्रुप, 14वां ग्रुप, 15वां ग्रुप के लिए होता है। और किस एलिमेंट के लिए होगा? तो याद रखना टीएल यानी कि थैलियम, हमारा लेड और बिस्मथ के लिए होता है। ये तीनों एलिमेंट के लिए हमारा होता है। इसका मतलब इस ग्रुप की बात करते हैं, इस ग्रुप में भी होगा, इस ग्रुप में भी होगा। तो आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इतना आप जान लीजिए। इनट पेयर इफेक्ट को बताने के लिए मेरे भाई उसका ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह बताना पड़ेगा, तब जाकर के वो क्लियर होगा। अगला देखिए, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन दे रखा है। यहां पर आपको टीएल कह दिया, यहां पर आपको टीएल कह दिया 13वां ग्रुप का, यहां लेड आपको ले लिया 14वां ग्रुप का और बिस्मथ आपका ले लिया यहां पर 15वां ग्रुप का। क्या इसी तीनों एलिमेंट की बात कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। कह रहा भारी तत्व, ये सब कैसे तत्व है मेरे भाई? तो ये सब भारी तत्व हमारा होता है। भारी तत्व, जिसे भारी तत्व में निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का अस्थायित्व किस कारण होता है? तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का अस्थायित्व अगर हमारा होता है तो इनट पेयर इफेक्ट के कारण होता है। किसके कारण होगा? तो इनट पेयर इफेक्ट के कारण होता है। और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका
करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मेरे भाई आज क्या करते हैं, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस आपका छूटा हुआ है, समझना गौर से जो कह रहे हैं, इसमें जो क्वेश्चन आपका रह गया है उस क्वेश्चन को हम कल करा देंगे, और एक सेट आपका बचा हुआ बीच का भी है उसको करा देंगे, 20 क्वेश्चन वाला जो बचा होगा उसको भी हम करा देंगे। जो भी क्वेश्चंस आपके छूटे हुए हैं कल और परसों में हम आपको करा देंगे। यूट्यूब पर आपको नोटिफिकेशन लग जाएगा, नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर आपको दिख जाएगा, और वहीं से वो क्लासेस हम आपको करा देंगे। तो आज की क्लासेस जो है इसको यहीं रखते हैं, थोड़ा लेंदियस क्लास था, लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में टाइम लगता ही है, अलग अलग स्टेटमेंट को आपको बताना पड़ता है। अगर ऑप्शन बेस्ड होता तब दिक्कत नहीं होता। तो आज की जो क्लासेस है इसको हम यहीं रखते हैं, जो बचा हुआ है कल हम करा देंगे, और जो सेट बचा हुआ होगा उसको भी हम करा देंगे। इसके भी जो 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो 9 क्वेश्चन उसको भी हम कल करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।